साथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज हमारे बीच युवा व्यंग आलोचिका या आलोचक कुछ भी कह लें, युवा चंद्रकांता जी पहली बार हमारी गोष्ठी में आई। पिछली बार उनको आना था, किंतु कुछ वजह से, स्वास्थ्य की वजह से नहीं जुड़ पाई थी। और यह हमारी गोष्ठी जो है, ऑनलाइन गोष्ठी, निरंतर स्वर्ण जयंती वाली गोष्ठी है। हम स्वर्ण जयंती अगले हफ्ते होगी, 50वीं गोष्ठी अगले हफ्ते होगी। हमने इसको 49वीं गोष्ठी से आरंभ कर दिया है और हम इसको विशिष्ट रूप से मनाना चाहते हैं। हमारी व्यंगधारा गोष्ठियां हैं, जो चर्चा है, कोई भी वजह से न दाएं न बाएं, बिल्कुल बीच में व्यंग्य के केंद्र में रही है। और पूरा समय, चाहे वो किसी भी रूप में है, हमने जो हमारे पूर्वज थे उनकी रचनाओं का पुनर्पाठ का आयोजन किया, जिसमें हमने परसाई जी की 5 रचनाओं पर बातचीत की थी। उसके बाद शरद जोशी की रचनाओं पर बातचीत करेंगे। यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। हमने व्यंग्य के जो पुराने लोग हैं, भूले चूके लोग हैं, सक्रिय हैं, लिखते हैं, तो युवा पीढ़ी उनको नहीं जानती है, और जानती है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो बहुत नहीं लिखते। जितना जरूरी होता उतना लिख रहे हैं, छप रहे हैं, किंतु महत्वपूर्ण है। तो उन पर भी हमने केंद्रित 2 प्रोग्राम आयोजन किए व्यंग्यधारा समूह में, महत्व व्यंगकार श्रृंखला के अंतर्गत। पहले हमारे वरिष्ठ व्यंगकार थे कुंदन सिंह परिहार, उन पर उनकी ये आवाज आ रही है अनूप जी आपको? हाँ, आ गई। लेकिन उनकी सैनी जी की आवाज नहीं आ रही। रचना सैनी जी आ गई, सैनी जी की भी आ गई। अब आ गई। जी सैनी जी। पीछे हो गया और हम लोग से जुड़ नहीं पाए दोबारा। यह हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम लोग तकनीक से बहुत अनजान हैं, किंतु जितना भी हम लोग जानते हैं उसका हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं। और इसी तरह हमने व्यंग्य में और भी साप्ताहिक जो कार्यक्रम होते हैं वो तो होते ही हैं। व्यंग्य के विमर्श रखे हैं, उन पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। उसमें ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मजय, हरीश नवल, विनोद साय, जवाहर चौधरी, तमाम लोग, कैलाश मंडलेकर, ऐसे तमाम लोग। और युवा पीढ़ी में शशिकांत, अनूप त्रिपाठी, संतोष त्रिवेदी और भी पीढ़ी पर हमने बातचीत की है। और सबसे रचनाओं पे हमने बातचीत की है। हम 2-3 सत्र हुए हैं कि महीने भर की रचना रहती है। उन रचनाओं में 30-32 रचना जो हमको उपलब्ध हो जाती है, उसमें से 8 रचना का हम चयन करते हैं और उस पर बात करते हैं। इसकी भी 2 श्रृंखला हो चुकी है, फरवरी और मार्च में। अब ये हमारा स्वर्ण जयंती गोष्ठी है, और इस स्वर्ण जयंती गोष्ठी में हमारा उद्देश्य क्या है? हम जिस तरह का समाज देख रहे हैं, जिस तरह का समाज परसाई ने देखा है, हम विसंगतियां का रूप बदल गया है, विसंगतियां जहां की तहां है। परसाई जी के साथ शरद जोशी या हमारे श्रीलाल शुक्ल, रविनाथ त्यागी हैं, उन्होंने जो लिखा है, जिनकी वजह से हम उनको याद करते हैं, चाहे वो कंधे श्रवण कुमार के हों, पैसों के फिसलन हो, पगडंडियों का जमाना हो, अकाल उत्सव हो, ये 2-4 रचना एक वानगी के रूप में मैं उनका ले रहा हूँ। इसी तरह शरद जोशी की रचना है। जब अकाल उत्सव शरद परसाई जी लिखते हैं, तो वहां पे जीप पर सवार इलिया भी लिखते हैं। नौकरशाही पर वर्जीनिया वुल्फ से लोग सब डरते हैं, शरद जोशी लिखते हैं। तो इसी तरह रविनाथ त्यागी सामाजिक और नौकरशाही को उनके बहुत से व्यंग हैं। श्रीलाल शुक्ल का एक चर्चित नाम है। उनकी रचना राग दरबारी के बाद उन्होंने बिसामपुर का सन, मकान, ऐसे तमाम रचना लिखी। तो उनकी रचनाओं से जो एक प्रतिमान बने हैं, और उन प्रतिमानों पर
जब हम आज की पीढ़ी को देखते हैं और आज का जो व्यंग देख रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी लिख रहे हैं और कुछ कम अच्छा लिख रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम एक बड़ी त्रासदी से गुजरते रहे, किंतु दुख इस बात का रहा कि उस त्रासदी पर कोई स्तर की रचना हमारे सामने नहीं आ पाई जिसको कि हम लोग याद रख सकें। यह दुख है। यही बात है कि जब व्यंग की हम बात करते हैं तो लिखते कि हम समसामयिक लिख रहे हैं और समसामयिक घटनाओं पे लिख रहे हैं, किंतु हमारा समय ऐसा दिख रहा है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, हो सकता हूँ कहीं पे थोड़ा सा कमी गलत भी हो सकता हूँ, कि हम समसामयिक पे लिख ही नहीं रहे हैं और उस चीज पे लिख रहे हैं जो गैर जरूरी है, जो सरोकारों से दूर है, जो हमारी स्पंदन को प्रभावित करता है उससे हम दूर है, जो हमारे जो प्रकृति है उससे बहुत दूर है, उससे विपरीत बात करते हैं। एक समय जब ये आता है तो ऐसी रचना आती है कि अनशन का फैशन या आंदोलन या ऐसे तमाम रचना है, बहुत सी रचना है। तो हम जब, किंतु उसके बाद भी कुछ ऐसी युवा पीढ़ी है जो अच्छा लिख रही है। मैं सिर्फ बहुत से नाम है, एक नाम नहीं है, बहुत से नाम है, किंतु जो आश्वस्त करते हैं कि हमने उस पीढ़ी की परंपरा को बचाने का उपक्रम जारी रखा है। अब हम कितने सफल हैं इसकी जिम्मेदारी अगली पीढ़ी की है कि वो आश्वस्त हो कि हम कैसा काम कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो। इसी विषय को केंद्र में रखकर हमने आज अपने व्यंग्यार समूह में 2 रचनाएं डाली थी कि जिससे कि आज के विमर्श को थोड़ा रफ्तार मिले, गति मिले। लोग जो लोग हमारे अतिथि हैं और जो हमारे समूह के लोग हैं, अतिथियों कुछ पढ़े होंगे उन रचनाओं को, बहुत चर्चित रचना है प्रसाद जी के कंधे श्रवण कुमार की और अभिषेक अवस्थी की चर्चा संसद भवन की, आज की चर्चा संसद भवन, कुछ ऐसा नाम है, तो उस पर चर्चा हो। तो इन सब बातों के केंद्र में रख के हमने रखा और आज की गोष्ठी का आरंभ हमारे समूह के बहुत सक्रिय लेखक और बहुत सरोकारी लेखक जिनसे आज की हमसे हमारी पीढ़ी और हम उनके समकालीन पीढ़ी और उनके बाद वाली पीढ़ी भी आश्वस्त है कि एक अच्छा रचनाकार हमारे बीच में है, एक चिंतन करने वाला व्यक्ति है जो हमारे सरोकारों को बनाए रखने में, सरोकारों के साथ खड़ा दिखता है, गरीब के साथ खड़ा दिखता है, शोषित के साथ खड़ा दिखता है। वे हैं शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन ने कोई हमारे समूह के हमेशा आते रहते हैं, उनकी बात होती रहती है, किंतु शांतिलाल जैन ने पिछले बार एक विमर्श में एक अद्भुत बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी। आज व्यंग्यकार अखबार से प्रभावित होकर लिख रहा है, वो लिखे जा रहे हैं व्यंग, पर व्यंग्यकार को अखबार के आर पार जाने की क्षमता होना चाहिए, जिससे हम देखें कि हमारा व्यंग कितना प्रभावित हो सकता है। नहीं, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अखबार के पार जाने की बात है। हम जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, क्या वो उतना सच है? हमें इतनी दृष्टि होना चाहिए व्यंग्यकार को खासकर कि वो पार देख सके। और इसी के साथ, इन्हीं के वक्तव्य के साथ मैं बहुत सम्मान के साथ मेरे अनुजवत शांतिलाल जैन जी को साथ सम्मान आमंत्रित करता हूँ कि आज का विषय व्यंग्य के प्रतिमान और वर्तमान पर अपनी बात रखें। शांतिलाल जैन। नमस्कार सर, सभी को प्रणाम। मेरा आवाज आ रही है सर? आ रही हाँ जी, आ रही। मैं अपना माइक बंद कर। जवाहर जी सर के सानिध्य में फिर से एक बार बैठने का मौका मिला। आज इनकी एक बहुत अच्छी रचना भी अमर उजाला में पढ़ी और उसी से शायद बात भी शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले जरूर कहना चाहता हूँ
कि जैसा कि डर हमेशा होता है कि कोई ये न कहे कि भैया ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, खुद तो उस पर अमल करते नहीं है। तो आप मुझे एक इनसाइडर की बजाय एक फेंस सीटर की तरह लें जो देख रहा है और कुछ कहना चाहता है व्यंग के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने आयोजकों से, उन्होंने विषय तो बहुत अच्छा लिया, लेकिन जो दो रचनाएं सामने रखी है, मुझे लगता है कि कोई बाइनरी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। परसाई जी की रचना एक अलग परिप्रेक्ष्य में दौर में लिखी गई और अभिषेक की रचना एक अलग दौर में लिखी गई है, लेकिन हाँ, दोनों रचनाओं से जो प्रतिमानों पे बात की जा सकती है वो ज़रूर हम कर सकते हैं। रचनाओं का आपसी कोई कंपैरिजन, बाइनरी कंपैरिजन नहीं हो सकता कि ये अच्छा है ये खराब है, ये अच्छा है ये खराब है, बीच का रास्ता भी उसमें होता है। एक फेंस सीटर की तरह, और जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले लंबे समय से, एक तो व्यंग पढ़ने का जो माध्यम है संक्षेप में वो आज की तारीख में व्हाट्सएप ही रह गया है, क्योंकि सारे तरह के अखबार तो अपने घर में आते नहीं, 3-4 तरह के आते हैं। तो और उसमें भी ज़्यादा सक्रियता वलेस में है मेरी, तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, बाकी ग्रुप में भी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी वलेस में है। उसमें जो रचनाएं अपलोड होती है उन्हीं के आधार पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि हमारे समकालीन व्यंगकारों में ज़्यादातर के पास में विषयों का तो एकदम अभाव हो गया है। अगर आप पिछले 1-1.5-2 महीने की रचनाओं को भी उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे हर तीसरी रचना या तो पुरस्कारों और सम्मानों को लेकर के लिखी गई है, या साहित्यकारों के आपसी खींचतानों को लेकर के लिखी गई है। तो इस तरह की जो रचनाएं हैं वो कभी कभार किसी साहित्यिक पत्रिका में छप जाए, शरद जी ने भी लिखी, परसाई ने भी लिखी, लेकिन जहां हमारा पाठक वर्ग है उससे वो बहुत ज्यादा नहीं जुड़ती। दूसरी बात, जो हमारे समय की गंभीर चिंताएं हैं, जो हमारे समय के गंभीर सरोकार हैं, उन पर हम शायद लिख ही नहीं रहे हैं। ये जो लिख रहे हैं उसका प्रतिशत बहुत कम है। हमारे देश की जो जर्जर होती अर्थव्यवस्था है, भयावह बेरोजगारी, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे जो चेंज अभी चोट हो रही है, हमारा संविधान में जो सरकमवेंट करके रास्ते निकाले जा रहे हैं, जुडिशरी महंगी हो रही है, जुडिशरी का एक गठजोड़ हो गया है एग्जीक्यूटिव्स के साथ में। ऐसे कितने सरोकार हैं इस समय जो आगामी समय के भयावहता को हमारे सामने लाते हैं। अगर हम उसकी तरह सोचते भी हैं तो डर जाते हैं। लेकिन जैसे एक बार ज्ञान जी सर ने कहा था कि हम डर को एंजॉय कर रहे हैं, हम डर ही नहीं रहे कि हमारा आने वाला समय हमें किस तरफ ले जा रहा है। और उन सारे सरोकारों पे बहुत कम लिखा जा रहा है। आज सर ने लिखा, जवाहर सर ने आज लिखा कि राजनीति में जो झूठ का बोलबाला हो गया है, या अभिषेक की जो रचना है जिसमें उसने इस बात की चिंता जताई है कि हमारी एग्जीक्यूटिव्स की, हमारे कर्णधारों की, हमारे नीति नियंताओं की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। एक संसद का भवन बने या एक आम आदमी को अपने सिर पे छत मिले। तो ये जो सरोकार वाली रचनाएं हैं, इन वाली रचनाओं के बजाय हम किन रचनाओं को लिखने में लगे हुए हैं? या तो हम साहित्यकार की रचनाओं को लिखने में लगे हैं, या हम सम्मानों को लेकर के लिखने लगे, या फिर हम किसी भी छोटी मोटी एक घटना को उसमें से उठाते हैं अखबार में से और उस पर 500 शब्द लिख करके जैसे तैसे भेज देते हैं। आप जिसे ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी, कम से कम 100 रचनाएं उनके पैर की चोट पे आज भी है। आज के अखबारों में भी 3-4 रचनाएं उसी पर है। पर क्या हम उसके आगे जाके देख पा रहे हैं कि हम किस दौर में आ गए हैं जहां पे किसी राजनेता को लग जाए, वो भले बीजेपी के प्रेसिडेंट पे हमला हो या ममता बनर्जी पे हमला हो, हम उसके पार जाकर के देखें कि हमारी राजनीति का पतन किस लेवल तक आ गया है। कि हम मतलब बजाय एक व्यक्ति से, क्योंकि एक राजनेता पहले एक इंसान भी तो है, तो हम उससे सहानुभूति रखने के बजाय या हम उससे औपचारिक पूछने की बजाय, राजनीति में कोई औपचारिक रूप से भी एक दूसरे का स्वास्थ्य नहीं पूछता। किस कदर हमारी मानवीयता खतरे में पड़ गई है
और हम उन चोटों का भी इस्तेमाल राजनीति में करने लगे। हमें वहां तक जाकर के देखने की शायद दृष्टि हमने विकसित करने की कोशिश ही नहीं की है, ये मुझे इस समय पे देख करके लगता है। एक और चीज जो मैं इस समय पे कहना चाहता हूं, और वो ये है कि हम फैंटेसी भी ठीक से नहीं लिख पा रहे। अभी मैंने एक लेख पढ़ा था किसी साथी का, जिसमें उसने बट रहे हैं करके एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखा था, और उसमें फैंटेसी भी ठीक से क्रिएट नहीं है। कहीं पे कोई शादी ब्याह का एक सीन है, उसको उठा करके सम्मान बांटने वाला सीन बताया है, लेकिन तब न तो हम शादी ब्याह के बारे में लिख पाए, न सम्मान बांटने के बारे में लिख पाए। तो जो प्रतिमान की बात है कि कहाँ पे एक भाषा का प्रतिमान, एक फैंटेसी का प्रतिमान, एक व्यंग्य के उपादान उठा करके उसके माध्यम से हमारे कहने की बात का प्रतिमान, ये सारे प्रतिमानों को हमने कहीं न कहीं अब पालन करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि अब लक्ष्य जो है वो ज्यादातर प्रकाशन हो गया है। मैं हमारे ही ग्रुप की बात बताता हूं, क्योंकि वो सार्वजनिक है, गुप्त भी नहीं है उसमें कुछ। अब तो पहले तो हम सिर्फ बधाई देते थे, अब तो सिर्फ इतना लिख देते हैं कि आपको प्रकाशन की बधाई हो, यानी प्रकाशित हो गया है, यानी वो बधाई होने के लायक है। और एक स्टेप अब आगे हम निकल आए हैं, जहां हम आज सिर्फ इतना लिख देते हैं, आज प्रकाशित सारे व्यंग्यकारों को बधाई। उनकी रचना अच्छी है कि नहीं, उनकी रचना में कुछ है या नहीं, इतना गुनाहगार तो मैं भी हूं कि मैं सिर्फ बधाई के 3 अक्षर लिखता हूं। तो उसके लिए मैंने 2-3 बार एक स्पष्टीकरण दिया है कि मैं बधाई जब उसमें लिखता हूं तो उसका आशय ये रहता है कि मैंने ये लेख पढ़ लिया है, वो एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है। पर अब तो पढ़ने की भी जरूरत यहाँ पे महसूस कम होने लगी है। अब तो सिर्फ प्रकाशन के छपने की बधाई हो गई, और वो जो छपना है वो इतना ज्यादा अब प्रतिमानों को गिरा चुका है कि कुछ समय पहले तक, 2 से 3 महीने पहले तक, व्हाट्सएप में कोई जुमला आया और उसको हमने हमारी रचना में कहीं उपयोग कर लिया, उस गिरावट से अब गिरावट यहां तक आ गई है कि व्हाट्सएप में कोई पोस्ट आई है, उसका पूरा पैराग्राफ वहां से कॉपी करके आपने रचना में डाल दिया और अखबार वाले ने उसको छाप भी दिया। तो अगर इसी तरह का लिखना है तो फिर वापस अलग से व्यंग्य लेख क्यों लिखना, आदमी व्हाट्सएप ही पढ़ ले। हम उस नरेटिव्स में उलझते जा रहे हैं, जिस नरेटिव्स में पूरे देश को उलझाया जा रहा है। तो फिर हमारे एक व्यंग्यकार होने में और एक आम आदमी में, आम पाठक होने में क्या फर्क रह गया है? किसी ने नरेटिव्स बनाया कि बुद्धिजीवी होना खराब है या आंदोलनजीवी होना खराब है, हमने उसी पोस्ट को व्हाट्सएप से उठाया और अधिबीज में छाप दिया। अब तो फिर ये बात तो वो वहां पे कह चुके हैं ना, राजनेता किसी भी दल के हो, वो वहां पे कह चुके हैं ये बात तो कि आंदोलनजीवी हो गए या बुद्धिजीवी खराब हो गए या ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमारे व्यंग्यकार होने का मतलब क्या निकला, हमने वहां पे अपनी दृष्टि का कहाँ पे उपयोग किया, ये हमको देखना पड़ेगा। और इस मामले में हमें परसाई से ये तो सीखना ही चाहिए कि उन्होंने आज से 40 साल पहले वो लिखा जो आज हमारे यहाँ घटित हो रहा है। तो हम 40 साल आगे का नहीं तो 4 साल आगे का तो देख करके चले कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे जो नुकसान हो रहा है, हमने कितनी रचनाएं ऐसी, अभी पूरे ग्रुप में जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, एक रचना को इसी बता दे जिसने संघीय ढांचे पे प्रहार को लेकर के कोई रचना लिखी हो। तो फिर अगर हम नहीं लिख सकते हैं तो हम भी सरोकारों की कैसे बात कर सकते हैं? हम ये चीजें देखें, बहुत सारी चीजें हैं। अभी सर ने भी एक बात बोली थी कि हम हर रचना को अद्भुत लिख देते हैं। अगर हम हर रचना को अद्भुत समझेंगे तो हम परसाई की रचना के लिए कौन सा विशेषण यूज करेंगे? कहीं ना कहीं आज की इस व्यंग गोष्ठी के माध्यम से एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हम जो लिख रहे हैं, और सबसे पहली बात तो उसके अंदर विचार ही है, उसके बाद में शैली का संबंध आता है, उसके बाद में संबंध आता है भाषा का। अब तो मैं ये देखने लगा हूं कि बहुत सारी रचनाओं में जो व्हाट्सएप की भाषा है वो हमारी रचनाओं की भाषा होने लगी।
हम धूर्त लिखने लगे रचनाओं में, हम विचारकों को धूर्त लिखने लगे, हम विचारों को लोमड़ी लिखने लगे, हम पढ़े लिखे लोगों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे जिसका हम अनपढ़ और जाहिलों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। तो भाषा के गिरते हुए स्तर को, कोई शब्द कहीं पे विट की तरह से उपयोग हुआ है तो बिल्कुल जायज है, और व्यंग में विट का उपयोग होता ही है। और वो कई जगह शरद जी की रचनाओं में तो वो बहुत जबरदस्त रूप से आता था, और वो किसी एक शब्द से वो इतनी सारी बात कह देते थे कि बात ही खत्म हो जाती थी। लेकिन हम तो अब गालियां लिखने लगे व्यंग में। गाली मतलब शाब्दिक इस तरह की, किसी को हम धूर्त कहने लगे, किसी को हम देशद्रोही कहने लगे। और हम भी अगर इसी में शामिल हो गए कि जो लोग इंटेलेक्ट तो लोग भगवान से मांगते हैं, भगवान से बुद्धि के प्रदाता हैं गणेश जी, हम तो बुद्धि मांगते हैं कि प्रभु बुद्धि देना। और जो आदमी बुद्धि का उपयोग कर रहा है आप उससे असहमत हो जाओ, लेकिन आप उसको धूर्त अगर व्यंग में कहने लगे हैं तो मुझे लगता है कि यह हमारे व्यंग का ही नहीं, हमारे वैचारिक धरातल का पतन है, और ये उस पतन की शुरुआत है। अगर इसको यहीं पे नहीं रोका गया तो फिर व्यंग से भी लोगों का वैसे ही भरोसा उठ जाएगा जैसा लोगों का अच्छे सिनेमा पे से भरोसा उठ गया है। तो अब फिर क्या होता है, फिर आदमी अपनी बातों को ढूंढने के लिए दूसरे माध्यमों को तलाश करने लगता है। फिर वो स्टैंड अप कॉमेडी में जाएगा, फिर वो और कहीं और जाएगा, या फिर वो ऐसा कुछ काम करेगा जिससे वो पढ़ने लिखने से विमुख होने लगे। मुझे लगता है कि यह हमारा बहुत प्राथमिक दायित्व है कि हम अच्छे व्यंग से परिचय कराएं पाठकों का। और ये बात बिल्कुल मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से भले ही बाहर निकाल दे, लेकिन कोई भी अपने घर में बुरी मुद्रा सहेज के नहीं रखना चाहेगा। आप बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से निकाल दे, लेकिन आप अपनी तिजोरी में हमेशा अच्छी मुद्रा ही रखना चाहेंगे। तो इस बात की बिल्कुल चिंता किए बगैर कि बाजार में क्या चल रहा है, मैं वैसा लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, तो मेरा छपेगा कि नहीं छपेगा, उसकी चिंता किए बगैर क्वालिटी का लिखना बेहद जरूरी है। और खासकर अपने समय को पहचान करके लिखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने समय को और आने वाले समय को नहीं देख पा रहे, और उसके लिए और भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम व्यंग्य विधा के अलावा भी जो चिंतक हैं देश में, वो उनको पढ़ें, और दोनों तरफ से पढ़ें, लेफ्ट भी पढ़ें, राइट भी पढ़ें, सेंट्रिस्ट भी पढ़ें, और उसके बाद फिर हमारी अपनी एक विश्लेषण करने की क्षमता हो, और फिर हम उस विचार को उठा के व्यंग्य का उपादान ढूंढें। फिर वो फैंटेसी हो सकती है, वो साक्षात्कार हो सकता है, वो कोई कथा हो सकती है, वो पौराणिक कथा हो सकती है। व्यंग्य के फॉर्मेट तो कई तरह के हैं, किस घटना के लिए कौन सा फॉर्मेट सबसे ठीक रहेगा वो चुन करके और उस भाषा में लिखें जो पाठकों तक सीधे उतरती है। मैं इस बात का गुनाहगार हूँ, और आदरणीय रमेश तिवारी सर मेरे को कई बार टोक चुके हैं कि यार तुम बहुत अंग्रेजी में लिखते हो, मतलब अंग्रेजी शब्दों का बहुत बहुतायत से प्रयोग करते हो। मैंने कई बार बचने की कोशिश भी की है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा अप्रोप्रिएट वर्ड मिल जाता है कि मेरे को फिर वो लिखना पड़ जाता है। पर फिर भी मैं भाषा पे भी काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ठीक रहे। लेकिन इन सब से ये सारी चीज़ें एक तरफ है, हमारा फॉर्मेट, हमारी शैली, हमारी भाषा, हमारे कहने का तरीका, व्यंग के उपादान, तिर्यक भाषा, वो सब एक तरफ है, और हमारा विचार एक तरफ है। अगर विचार आम जन के काम का नहीं है, वो मनुष्यता को बचाने वाला विचार नहीं है, तो मुझे लगता है कि रचना कितनी भी अच्छी हो जाए वो प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। मेरी बात से किसी को आघात पहुंचा, दुख पहुंचा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद शांतिलाल जैन जी, आपने हर कोण पर चिंता दिखाई है। जो प्रतिमान हमारे पूर्वज, बात होगी पूरी की और कह रहा है? जी सर, होगी सर, होगी। जी जी, होगी ना? हाँ होगी सर, सॉरी। हाँ होगी।
तो जो चिंताएं दिखाई हैं बहुत बड़ी गंभीर चिंताएं हैं, और उन्होंने आज के लेखन को लगभग शब्द ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत लोग अच्छे लिख रहे हैं, किंतु काफी कुछ सरोकार से दूर रह के लिख रहे हैं, तो हम उसको व्यंग्य कहने में भी संकोच होता है। और जैसा उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, आज लोग व्यंग्य के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं, सिर्फ छपने के लिए लिख रहे हैं, और छप गए तो बहुत अच्छा। और उसमें भी लोग इतने खुश हैं कि एक शब्द अगर बधाई मिल जाता है तो वो बधाई गिनने लगते हैं कि हमें को कितनी बधाई मिली है। महत्वपूर्ण बातें कही। और मैं अब एक बात और मैं बता दूं कि इस चारों जो हमारे अतिथि वक्ता हैं, उनके वक्तव्य के बाद हमारे जो सहभागी हैं वो सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई शंकाएं हैं उस पर बात कर सकते हैं। बस मित्रों से यह आग्रह है, आप वैचारिक रूप से कुछ भी सवाल कर दीजिए, कुछ भी जवाब आप दे दें, किंतु व्यक्तिगत ना हो। अगर व्यक्तिगत होगा तो निश्चित, अगर मुझे लगेगा व्यक्तिगत होगा तो मैं अपने आप को टोकने से रोक नहीं पाऊंगा। और दूसरी बात कि सब सीमाएं शब्दों की हैं, और लोग अपनी बात को खुले से रखते हैं। जो वक्ता है, जब सवाल जवाब का सत्र होगा तो वक्ता को भी यह स्वतंत्रता है कि वो जवाब अगर नहीं देना चाहे तो स्पष्ट रूप से कह सकता है। सैनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे नहीं, माइक तो खुला हुआ है सर। हमारी आ रही है, आपकी तरफ नेटवर्क का कोई इशू होगा आपके सर। है? आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से जोड़िए अपने आप को। चौधरी सर, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? जी मेरी जी, आवाज आ रही है? चित्र आवाज आ रही है। हाँ सैनी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी अच्छा, आ रही है जी, ना? हाँ, श्रीकांत आपके सर, आप एक बार चाहें तो अपने आप को डिस्कनेक्ट करके दोबारा जोड़ लें, तब आएगी आवाज। सैनी जी की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं आपके सर को, फिर वो दोबारा जोड़ेंगे तो आ जाएगा। नेटवर्क का इशू कभी कभी होता है। नहीं, आपके जी ने जो शेयरिंग और नॉन शेयरिंग किया होगा उससे कुछ लफड़ा हो गया होगा। हाँ, तो एक बार मैं करता हूँ। मुझे तो आवाज आ रही है सैनी जी आपकी। सर, सारी समस्या डिस्कनेक्ट। मेरी आवाज, मैं अभी उनको फोन कर लेता हूँ, आप लोग कंटिन्यू रखें। सैनी जी की आवाज कौन दबा सकता है? आ रही है आवाज, आ रही मेरी? आ रही, जी मुझे जी, तो आ रही। अब तो मैं अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं लोग जो वक्तागण है वो सवाल के जवाब को उत्तर देने से मना कर सकते हैं। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप जवाब दें चाहे न दें। हाँ, उस जवाब को अगर साथी मित्र कोई दूसरा देना चाहे तो दे सकता। और इसके साथ अब मैं आज के दूसरे वक्ता जिन पर हमारी गोष्ठी आरंभ होने से भी चर्चा चालू हो गई थी, जवाहर चौधरी जी, आज उनका बहुत महत्वपूर्ण व्यंग्य अमर ज्वाला में छपा हुआ है। इसके पहले भी हमारी गोष्ठी में हो चुके हैं, शामिल है। मैं उनसे बहुत विनम्रता से आग्रह करता हूं कि वे आज के विषय पर अपनी बात रखें। श्री जवाहर चौधरी जी। आदरणीय सैनी जी और इस सभा में जुड़े हुए सभी मित्रों, आप सबको मैं सादर अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। शांतिलाल जी जैन ने बात को काफी कुछ स्पष्ट किया है और मैं उन्हीं की बात को लेते हुए आगे की बात करना चाहता हूं। हेलो। हाँ, दरअसल जो सैनी जी आप, हाँ ठीक है, दरअसल जो बात उन्होंने कही है कि आजकल जिस तरह से लिखा जा रहा है वो केवल छपने के उद्देश्य से लिखा जा रहा है और बहुतायत में लिखा जा रहा है, व्यंग्य नहीं है वो भी लिखा जा रहा है। उसमें एक बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि समय और परिस्थितियां कुछ अलग ढंग से बदली हैं। अगर हम परसाई के काल को, शरद जोशी के काल को आज के काल से जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें बहुत परिवर्तन है, बहुत बदलाव है। मंच पर
व्यंग आया, मंच पे पाठ हुए, चाहे वो केपी सक्सेना जी हो, चाहे शरद जी हो, उन्होंने बुलंदियों के साथ व्यंग को मंच पर स्थापित किया, बल्कि कई बार वो कवियों से भी ऊपर जाकर के प्रशंसा प्राप्त करते रहे हैं। वहाँ एक खास किस्म की ऊंचाई उन्होंने उसका सृजन किया। लेकिन अब इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी ऊंचाई किसकी कल्पना में नहीं होगी? कौन नहीं चाहेगा कि मुझे भी ये अवसर मिले? लेकिन जब मंच से पाठ होता है तो उसकी एक खास जरूरत होती है कि वो तात्कालिक रुचि का ध्यान रखे। जो सामने ऑडियंस बैठी है 2000, 4000, 10,000, उसकी रुचि, भाई सफल तो वही माना जाएगा जिस जो उपस्थित जन समूह की प्रशंसा प्राप्त कर लेगा, तालियां प्राप्त कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में एक खास किस्म से ये देखा जाने लगा कि भाई जन रुचि का ध्यान रखा जाए। बाद में अखबारों में भी जन रुचि के हिसाब से व्यंग लिखने की कोशिश हुई। शरद जी के व्यंग में हास्य की गुंजाइश बहुत होती थी, बहुत होता था हास्य, वो गुदगुदाता था। हास्य व्यंग के साथ होता है तो व्यंग को वो निभा ले जाता आखिरी तक, उसकी रुचि बनी रहती है। इसलिए मैं भी निजी रूप से मानता हूं कि व्यंग के अंतर हास्य की एक धारा साथ साथ चलनी चाहिए। वो ऐसी ना हो कि जो मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई। मनोरंजन व्यंग का उद्देश्य नहीं है, लेकिन केवल मनोरंजन जैसा कुछ मामला नहीं होना चाहिए। तो जन रुचि को जब ध्यान में दिया जाने लगा, रखा जाने लगा, तो ऐसी चाहे वो कविताएं हो, कविताएं भी, उनका भी स्तर गिरता गया। और आज हम देखते हैं कि मंच पर चुटकुले चलने लगे हैं। कुछ जगहों पर तो मैं शांतिलाल जी की बात कर रहा हूँ कि कुछ जगहों पर तो अखबारों में ऊपर लिखा रहता है कि व्यंग है और नीचे चुटकुले होते हैं। यानी सामग्री अगर कहाँ से उठाना है, कैसी उठाना है, चुटकुले की भी को भी व्यंग के अंदर शामिल किया जाता है। फिर अब वो संपादक भी नहीं रहे, छापने वाले भी वो नहीं रहे कि वो किसी प्रकार की गुणवत्ता को देखने की कोशिश करें। उन्हें एक सरकार से बचते हुए या जो भी सत्ता है उससे बचते हुए या जो भी ज़रूरी उनको निर्देश मिले हैं उसके हिसाब से जो खाली स्थान भरना होता है, ऐसा बिल्कुल गाय का पतला दूध हो जो भर दिया जाए, बस खाली स्थान भर दें। कुछ उसमें दूसरी चीज़ शामिल ना हो, कल को कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए, तो वो भी एक किस्म से डरे हुए लोग हैं। अभी शांतिलाल जी ने कहा और मैं सोचता हूँ अभी सैनी जी भी कह रहे थे कि हमें उस तरह के व्यंग लिखना चाहिए जो जन कल्याण और समाज की दृष्टि से मारक हों, प्रहारक हों। अगर मान लीजिए सत्ता और सरकार के खिलाफ भी जाना पड़े, व्यंगकार तो जाता ही है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहलाता है, वो तो सत्ता के खिलाफ होना ही चाहिए, वो आरती और गान तो करेगा नहीं। तो अगर इस तरह का कोई व्यंग लिखा भी जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे छापने वाले अब कम हैं। एक खास पैनी रचना, कड़क रचना, बहुत कम पत्र-पत्रिकाएँ हैं जिनमें स्थान पाती हैं। ज़्यादातर पत्र-पत्रिकाओं में ऐसी रचनाओं को स्थान दिया जाता है जिससे बाद में उन पर किसी प्रकार का कानूनी, गैर-कानूनी या किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार की आपत्ति ना आ जाए। भई उनकी अपनी प्राथमिकताएँ होती हैं, शायद विज्ञापन, शायद और किसी प्रकार की दूसरी चीज़ें। तो जो भी हो, वो उनको मतलब छापने वालों की भी प्राथमिकता है कि वो एक कमज़ोर सी, जिसे हम कहते हैं कमज़ोर सी रचना, या जो कहते हैं जो बिना किसी कल्याण के एकदम अ, मखौल के रूप में साधारण कहानी की तरह लिखी गई। बात नहीं होगा कुछ भी अभी उनका कि भाई साहित्यकारों पे लिखो, साहित्यकारों पे लिखिए, आप उसकी टाँग खींचिए, वो उसकी टाँग खींचिए, किसी को क्या तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर आप सरकार की टाँग खींचेंगे, आप एस्टेब्लिशमेंट की टाँग खींचेंगे, तब आपको पता चलेगा। आप अपने मोहल्ले के या अपने स्थानीय नेता की टाँग खींचेंगे, तब आप मालूम पड़ेगा। आप जानते सब हैं, व्यंगकार जानता सब है, देखता भी सब है, लेकिन वो लिखता नहीं है, क्योंकि उसके लिखे को कोई दर्ज नहीं करता है। एक बात तो ये भी है, जिसको हमको देखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज व्यंग्यकार किसी न किसी पार्टी का, भई जब आप भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हैं, तो आपका अपना कोई मत तो होगा ही। भई लोकतंत्र में है तो मत तो रखेंगे ही, लेकिन वो आपका मत अलग चीज़ है। और
व्यंगकार के रूप में आपको एक तटस्थ व्यक्ति की तरह होना चाहिए। आप किसी पार्टी के स्पोक्समैन की तरह, एक वहाँ के कार्यकर्ता की तरह सोचने लगेंगे तो फिर व्यंग गड़बड़ हो जाएगा। व्यंग के लिए व्यंगकार को तटस्थ होना चाहिए, उसके सामने कोई पार्टी नहीं होना चाहिए, उसके सामने एक प्रवृत्ति होना चाहिए। अगर वो चालाकी ए पार्टी कर रही है तो भी उसको फटकार लगानी है, बी कर रही तो भी उसको फटकार लगानी है। यानी आपकी तटस्थता बहुत ज़रूरी, और हम देखेंगे कि आजकल लोग तटस्थता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्टी के स्पोक्समैन की तरह काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो खास करके अब मैं अपने साथियों से, श्रोता साथियों से आग्रह करूँगा कि इस बात को रेखांकित करें मैं, कि आज जो संपादक हैं या जो व्यंग्य के कॉलम देख रहे हैं, वो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह दृष्टि रखते हैं। वो भी उन रचनाओं को तवज्जो देते हैं जो उनके राजनीतिक विचार को पुष्ट करती हैं। वो भी अब किसी भी पार्टी के, मान लीजिए हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हैं, आप किसी पार्टी के पक्ष में हैं, तो ठीक है, वो होना अपनी जगह है। लेकिन जब आप रचना के स्तर पर देखना चाहते हैं, आप ऐसे काम में जुड़े हुए हैं, संपादक जैसे जिम्मेदारी में जुड़े हुए हैं, वहाँ आप अगर तटस्थ नहीं हैं विचार के प्रति, तो फिर वो ठीक नहीं है। फिर वहाँ से मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर हम केवल व्यंगकारों को या लेखकों को ही कटघरे में खड़े करेंगे, तो वो अच्छी बात भी नहीं है। तो ये भी एक थोड़ा-सा देखने की बात है। दूसरी बात ये है कि जब व्यंगकार व्यंग लिखने बैठता है, तो उसके सामने, उसकी नज़र में उसके लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि वो किसको कटघरे में खड़े कर रहा है, उसे मालूम होना चाहिए कि कौन-सी प्रवृत्ति के लिए वो बात कर रहा है, वो सुस्पष्ट होना चाहिए। होता ये है, अभी आप देखें, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि बुरा लिखने वालों में ही धीरे-धीरे आपको अच्छा लिखने वाले मिलते हैं। कोई शुरू से अच्छा लिखने वाला नहीं होता है। धीरे-धीरे सत्ती सारी चीज़ें, साधना का मामला है। तो भी हम देखते हैं कि लक्ष्य ध्यान में नहीं है। आप 500 शब्द की रचना में शुरुआत में देखते हैं कि भई लेखक किसी एक चीज़ को गरियाना चाहता है। बीच में आते-आते उसका टारगेट कुछ और हो जाता है, और अंत में जाते-जाते शायद वो जो शुरू में जिसको गरियाना चाहता था, उसी को पीठ ठोकने लगता है। ऐसी रचनाएँ भी पढ़ने में आती हैं और छपती हैं, क्योंकि छापने वालों को तो कोई मतलब नहीं है। ये बात ध्यान में रखने की, छापने वालों को कोई मतलब नहीं, वो तो एक गड्ढा भरते हैं, एक कॉलम का गड्ढा है, उसको भरना है उनको रोज़ किसी ने। उनके लिए चाहे कैसी भी रचना आ जाए, भर देते हैं वो। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। शांतिलाल जी ने एक बात और कही थी कि हमें अपने पूर्व के रचनाकारों को देखना चाहिए, कैसे वो भाषाओं का, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे रचना में गाली-गलौच तो उससे बचने के बाद भी प्रभावी और मारक रचना तैयार की जा सकती है। तो वो भाषा इत्यादि का भी हमारे पास थोड़ा-सा एक ध्यान होना ज़रूरी है। तो इन दिनों इस तरह से एक तो उम, वैचारिकता की कमी मुझे महसूस होती है, और ये वैचारिकता इस तरह की होनी चाहिए कि व्यंगकार खुद ही तय करे बौद्धिक रूप से कि वो किन चीज़ों को सामने रखना चाहता है। देखिए, समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए, उनको व्यंगकार को चीरना चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए, और बहुत सी हैं ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है लेकिन होना चाहिए। ये चीज़ें हैं, उनको हमको रेखांकित करना है। अगर मान लीजिए बुरी चीज़ें हैं, तो आप खड़ा करिए उनको, कान पकड़ के समाज के सामने लाइए। भई जनता को, पाठक को, यहाँ जनता कहना ज़्यादा ठीक है, जनता को अगर हम ये बताने में सफल हो जाएँ, किसी तरह से उनके विचार में ले आएँ कि भई ये चीज़ें जो चल रही हैं, ये गलत हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, और ये चीज़ें होना चाहिए जो कि नहीं है। बस यही तो काम है हमारा। और व्यंगकार का काम क्या है? यही काम है कि हम उन चीज़ों की तरफ उँगली रखें, और ये उँगली रखना केवल गरियानी की तरह, खुन्नस निकालने की तरह, डाँटने-डपटने की तरह नहीं, बौद्धिक स्तर पर होना चाहिए, वैचारिक स्तर पर होना चाहिए, प्रबुद्धता के साथ होना चाहिए। तो ये एक बहुत अ, बड़ी ज़िम्मेदारी है व्यंगकारों पर। दरअसल कहा भी है, शायद परसाई जी ने कहीं लिखा है कि व्यंग जो है एक सुशिक्षित मस्तिष्क
का काम है, और व्यंग पे जो प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए पाठकों की, वो भी एक सुशिक्षित व्यक्ति की तरह मिलनी चाहिए। अब होना नहीं होता यह है कि आपको डर लगता है। मैं तो कहता हूं कि मैं केंद्रित पे या केंद्रीय मंत्री पर तो मैं आसानी से लिख देता हूं, लेकिन मेरे पार्षद पे मैं लिखूंगा तब मुझे मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है। ये भी एक जोखिम का काम है ना। हम आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें साहस का और समझदारी का एक कॉम्बिनेशन उसमें होना चाहिए कि आप कहें भी बात अपनी, और इतनी सौम्यता से कहें, और इतने ढंग से कहें, और इतने धारदार ढंग से कहें कि वो चीज अपने मुकाम पर पहुंचे, और किसी को यह न लगे कि आप गाली बक रहे हैं या गालियों का प्रयोग किया जा रहा है, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह की बात उसमें नहीं हो तो ये अच्छा है। वर्तमान में तो यही चीजें अगर हम देख पाए, लोक रुचि से बच करके व्यंग के मानकों की तरफ हमारा ध्यान जाए, यही सबसे बड़ी बात मुझे लगती है होना चाहिए। मैं संभवतः दिए गए समय में हो गया है मेरा, और अगर कोई बात होगी तो बीच में अपनी और चर्चा कर लेंगे, या कोई मित्र अगर कुछ प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद सैनी जी। धन्यवाद चौधरी जी, आपने व्यंग के मानकों पर और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना है इस पर भी बड़े सांकेतिक रूप से संकेत किया, एक अच्छी बात। और व्यंग, एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यंगकार का लक्ष्य को निर्धारण करना चाहिए। अगर व्यंगकार के पास लक्ष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये चीज है। और लक्ष्यहीन निशाना नुकसान भी पहुंचा सकता है एक, और आज हम जो देख रहे हैं अधिकतर नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी बात को और विस्तार देने से, आज के विचार को विस्तार देने से, हमारे बीच में अभी 2 वक्ता शेष हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ राजेंद्र वर्मा जी से आग्रह करता हूं। राजेंद्र वर्मा जी, आज के विषय व्यंग के प्रतिमान और वर्तमान पर बात करें सम्मान सहित। आमन जी, वर्मा जी। कैमरा ऑन नहीं है उनका। नहीं, कैमरा तो दिख रहा है यहाँ पे। आवाज वर्मा जी, हाँ हाँ आइए। हाँ, आवाज भी आई। जी, हाँ अब हाँ, आ गई। आइए। हाँ ये जी मित्रों, बात काफी विस्तार से हो चुकी है, और 2-3 बातें मैं जो अभी हम मुझसे पहले चौधरी जी ने और शांतिलाल जैन ने कही, मैं उनको बिल्कुल सहमति व्यक्त करता हूं कि व्यंग में क्या लिखा जाना चाहिए, व्यंगकार के सरोकार क्या होना चाहिए, इस पे आजकल का जो लिखा जा रहा है वो बहुत तसल्ली देने वाला नहीं। मुझे लगता है कि जो इधर व्यंग में पढ़ रहा हूँ अखबारों में, जो उससे व्हाट्सएप वगैरह पे आ जा रहे हैं, फेसबुक पे आ जा रहे हैं उसकी कटिंग्स, और या व्यंग धारा समूह में जो आ रही हैं रचनाएं, उसमें 2-3 बातें मुझको लगती हैं कि हमारे व्यंगकार या तो वो जानते नहीं कि व्यंग है क्या, और या वो बहुत जानबूझ करके सेफ प्लेइंग कर रहे हैं, यानी ऐसा लिख रहे हैं कि वो बस खाली अखबार की मांग पूर्ति के सिद्धांत पर काम करें। व्यंगकार के रूप में उनके क्या दायित्व है, उनका क्या सरोकार है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, अपने पूर्वजों से उन्होंने क्या सीखा है, क्या ग्रहण किया है, इसका जरा भी उसमें अंश दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल ठीक, बहुत ठीक है। अब मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि जो व्यंग के प्रतिमान, जो विषय है व्यंग के प्रतिमान और वर्तमान, मैं बहुत हल्के तौर पर प्रतिमान पर बात करूंगा 2-3 बिंदुओं को लेकर। एक तो वस्तु हो गई, सभी जानते हैं कि भाई उसमें नवीनता हो, सामयिकता हो, पुराने विषय उठाए जाएं तो कुछ कहने का ढंग नया हो ताकि रोचकता बनी रहे। शिल्प और स्वरूप की बात अगर करें तो भाई कहानी हो, निबंध हो, या मिला जुला स्वरूप हो, यानी जो भी विधा, जिस विधा में आप कह रहे हैं उसकी जरूरतें पूरी हो। अब सवाल यह है कि जो फॉर्मेट है, अगर हम अखबार का एक 500-700 वर्ड्स को
सामने रख करके लिखेंगे तो जाहिर सी बात है किसी घटना प्रधान को लेकर के हम बात करेंगे। हम प्रवृत्ति परक होने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जगह ही इतनी नहीं है कि हम अपनी पूरी बात कह सकें। नतीजा क्या होगा कि उसका कोई स्वरूप बनता ही नहीं, निबंधात्मक भी नहीं बनता है, कथात्मक तो खैर बनेगा ही नहीं इतनी छोटी में। तो जो एक मूल हमारे साथ समस्या है वो ये है कि जो आज लिखा जा रहा है वो कालम को सामने रखकर लिखा जा रहा है। जब तक हम इसका मोह नहीं छोड़ेंगे कि कालम के अलावा अगर हम रचना लिखें, ठीक है, ये चैलेंज है हमारे सामने कि 500-700 शब्दों में अच्छी बात करें, लेकिन इसके लिए हमें बहुत साधना की जरूरत है। हम पहले, मैं समझता हूं कि 1000 शब्दों की 1200 शब्दों की रचना करें, फिर इसको एडिट करके 800-700 शब्दों पे लाएं, जो ये संभव नहीं 1-2 सिटिंग में, ये 2-3 दिन का काम। तो अगर हमें अपने दायित्व को समझना है तो कुछ इस तरह से हमें मेहनत करके काम करना पड़ेगा। अब जैसे कालम की बात करें, जैसे परसाई जी का जाने दीजिए, शरद जोशी जी से प्रतिदिन, या उनकी एक किताब है घाव करें गंभीर, जो बहुत छोटी छोटी रचनाएं। तो अब ये देखें कि जो रचना धर्मिता है, जब हम व्यंग की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे पास ये क्लियर विजन होना चाहिए कि भाई विसंगत क्या है और हमारी प्रतिबद्धता कहाँ है। विसंगत की पहचान या उसका संकेत ही काफी नहीं है। विसंगत और विकृति को पहचानना, उससे जो है जो वैचारिक आधार पर उसकी परत दर परत उधारना, और फिर जो एक कठोर सत्य है उसके पीछे छिपा हुआ है या दबा हुआ है, उसको सामने लाना और पाठक को पकड़ा देना। 3 काम है विसंगत को लेकर। और इसी वर्णन में रचनाकार की उपस्थिति भी कहीं न कहीं होगी, जो उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई उसकी प्रतिबद्धता कहाँ है, इस पूरे प्रकरण में जो बातें कही जा रही वो कहाँ है, किसके साथ खड़ा है। तो ये 2 बातें तो कम से कम हम गांठ बांध ही लेनी चाहिए। और अभी एक बहुत अच्छी बात बताई जवाहर जी ने कि हास्य और व्यंग, हास्य की जो उपस्थिति है व्यंग में, मैं समझता हूं कि एक लंबी रचना अगर है तब तो हास्य की उसमें अच्छी उपस्थिति आ सकती है, लेकिन छोटी रचनाओं में या तो हास्य होकर रह जाएगी या फिर व्यंग वो हो नहीं पाएगा। तो हमें हास्य व्यंग के चक्कर में मैं समझता हूँ पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत सहज रूप से कोई हास्य आ रहा है तो उसको दुलाव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हास्य परक बनाने के चक्कर में रचना बर्बाद हो जाए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रतिमान की बात आ रही है उसमें भाषा को लेकर, भाषा अब सहज हो, सरल हो, स्पष्ट हो, मुहावरे वाली हो, ये सब बड़ी पुरानी बातें हैं, लेकिन लागू तो हैं, चुटीली भी हो। लेकिन कुल मिला के जो रचना भाषा के माध्यम से आ रही है उसका तेवर क्या है, जब तक उसका टेम्परामेंट हम नहीं रचना का सामने लाएंगे तब तक हम कोई अपनी बात कितने ढंग से कहें, मैं समझता हूं कि वो प्रभावोत्पादकता आ ही नहीं सकती। और जो कुल मिला के रचना अगर आप एक सरसरी तौर पर देख लें, उसके बाद एक सवाल करें जो उसकी परख को लेकर के कि ये रचना जो है ये आम आदमी को कुछ दे पा रही है या नहीं। अगर वो कुछ दे सकती है तो समझिए कि वो रचना में कुछ दम है और उसकी प्रभावशीलता मानी जा सकती है, अन्यथा तो एक विलास की वस्तु है और हो रहा है। अब बहुत ज्यादा समय तो मैं इस पे नहीं देना चाहूंगा कि प्रतिमानों पर बहुत कुछ कहा जा चुका है और जिनको समझना है वो अपने पूर्वजों को पढ़ के समझ लेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे निबंधात्मक स्वरूप रखना है तो रचना जैसे परसाई जी की एक निबंध है निंदा रस। अब निंदा रस यो तो निबंध है, लेकिन उसमें एक प्रसंग है, जो प्रसंग के माध्यम से जब तक नहीं आगे बात बढ़ेगी, बात में से बात निकलेगी। निबंधात्मक तो ये कि भाई ठीक है किसी बात में से बात निकाल लाना
और उसको व्यंग्यात्मक स्वरूप दे देना, ये एक निबंधकार की एक शैली है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कहानी है, तो कहानी में तो कथा प्रवाह होता है, व्यंग्य की भाषा का विकास होता जाएगा, चाहे नरेशन में हो चाहे डायलॉग्स में हो। लेकिन निबंध में अगर किसी प्रसंग के माध्यम से बात निकलेगी तो भी वो रोचक बनेगी। जैसे आप कहें तो हम एक पैरा इनका, हम निंदा रस का एक पैरा पढ़ देते हैं, 4 लाइनें कि शुरुआत हो रही निंदा रस की कि कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वह तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। और ये तो उसमें धृतराष्ट्र वाली बात आई है, लेकिन उसमें जो कुल मिला के बात आई है वो ये है कि पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि अपनी ससुराल आया है और के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। यानी निंदा वो जब कर रहा है तो वो बैठे कि दूसरे जिसके साथ बैठेगा उसको तीसरे करेगा निंदा। आगे इसमें एक लाइन आती है कि वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वह सब पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी काली तस्वीर मेरी के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। तो कुल मिला के ये कि जो एक निबंधात्मक स्वरूप में भी कहीं न कहीं प्रसंग या कथा का उपस्थिति रहती है। मिला जुला स्वरूप की अगर बात करें तो निबंध और कथा दोनों मिलाकर के शरद जी का बहुत अच्छा एक रचना है, जीभ पर सवार इल्लियां। रचना किस पर व्यंग्य है सभी पता है, सरकारी तंत्र पर है, लेकिन उसमें एक बहुत मारक है कि वो मध्य वर्ग का जो प्रतिनिधि में कहानी में मैं के रूप में उपस्थित है, लेखक भी वहां उपस्थित है मैं के रूप में, उसके बारे में वो व्यंग करते हैं कि बंदा अपना 6 पृष्ठ का अखबार 10 पैसे में पढ़ता यहीं बैठा रहा, स्मरण रहे आलसियों की यथार्थवाद पर पकड़ हमेशा मजबूत रहती है। एक ऐसी आवाज आ रही है इसमें। जी ठीक हो गया। अच्छा हो गया। तो ये तो इतना पोर्शन तो मैंने इसके उस पे कहा प्रतिमान के ऊपर कि हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं और उसका फॉर्मेट या उसकी शैली के हम क्या किस तरह का। अब मैं थोड़ा वर्तमान पे आऊं। वर्तमान अभी टाइम है ना हमारे पास? हेलो जी जी बोलिए। सही। हाँ, वर्तमान में मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। 2 उदाहरण है इधर हमने इसी में नोट किया है कि खोजी हो तो तुरंत मिली है। ये एक व्यंग्य है, मैं रचनाकार का नाम नहीं लूंगा। इसमें टिप्पणियां हैं, 5 प्रशंसात्मक टिप्पणियां हैं। अच्छा व्यंग्य है, बहुत कुछ खोजा, उत्तम व्यंग्य है, रोचकता भी है, शैली भी उत्तम है। हमन को बधाई, हमन का प्रयोग किया है उसमें, कबीर की शैली का व्यंग्य है। नारद के अवतार हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। अच्छा व्यंग्य, लेखक जबलपुर के हैं, अंदाजा लग रहा है। ये टिप्पणियां हैं थोड़ी जो प्रशंसा की। अब आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं कि धैर्यपूर्वक पढ़ना हमन की उपलब्धि है, कुछ कहने में हमन असमर्थ है, हमन भी समझ नहीं सके ये क्या है। अच्छी कोशिश, लक्ष्य तक आते आते बाईपास में मुड़ी पर पेट्रोल खत्म, व्यंग हजम, टीपे हमन, सिर से ऊपर निकल गया। और एक और टिप्पणी कि हास्य माध्यम न बनकर स्वयं साध्य हो गया। रचना में कहने वाला हावी है, सुनने वाला कोई नहीं। रचना के अनुच्छेद आपस में नहीं जुड़ते, शुरू के 2 अनुच्छेदों का परवर्ती अनुच्छेदों के साथ सामंजस्य नहीं।
विषय की दृष्टि से दोनों भाग अलग अलग रचनाएं लगी। ये एक टिप्पणी है एक रचना के ऊपर। मुझे लगता नहीं है कि ये एक रचना पर जो टिप्पणियां आती हैं उसके परिप्रेक्ष्य में दोबारा कोई रचना लिखता है, या लिखता है तो दोबारा वो पोस्ट नहीं करता है, तो पता नहीं लगता है कि इनके आलोक में वो कुछ अपने में सुधार ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा। एक मध्य वर्ग के ऊपर व्यंग भी आया है, मैंने देखा, उसमें प्रशंसा की एक भी टिप्पणी नहीं है, सिर्फ आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं। खैर ये सब तो आपस के व्यंग के समूह के लोगों की टिप्पणियां हैं, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि जब व्यंग के हमारे लेखक जो समूह से जुड़े हैं वे जो टिप्पणी करते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई वो खुद सहमत नहीं है कि जो व्यंग लिखा जा रहा है वो प्रतिमानों पर खरा उतर रहा है या जो जरूरतें हैं वो पूरी कर रहा है। हमारे मित्र सदस्य जब ये बात कह रहे हैं तो व्यंगकारों को सोचना पड़ेगा, आज के लोगों को खास तौर से जो हम जो ज्यादा छप रहे हैं, कि भाई वो उनकी जिम्मेदारी क्या है। मैं बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करके मैं कॉलम को लेकर के एक बात कहना चाहता हूं कि जो वर्मा जी, हाँ बस हो एक गया, मिनट पूरा हो में गया। नहीं, एक मिनट में बात पूरी कर ली जो कहना है। हाँ एक बार पूरी करता हूँ मैं। एक मिनट में। मैं अंतिम बात पूरी करता हूँ कॉलम राइटिंग को लेकर के, जो बड़ा दबाव है, और अभी हमसे पहले वक्ताओं ने भी ये बात कही कि लेखकों की मजबूरी है, ये है वो है। मैं इन सब बातों को लेकर, तो व्यंग का भविष्य क्या है, इस पर शंकर पुलकाम्बेकर की एक टिप्पणी है। मैं उस टिप्पणी को यहाँ पे कोट करके अपनी बात खत्म कर। व्यंग यदि पढ़ना है, एक ही तरह के वार नहीं करता और विघातक पर वार करता है, तो अवश्य ही इसका भविष्य उज्जवल है। आज व्यंग का पैनापन दोहरावट के कारण अपनी प्रतिष्ठा खो रहा है। वह एक और हास्य के हाथों पर विदूषक बना मंच पूज रहा है, तो दूसरी ओर मांग के हाथों पर आक्रोशदाता बना कालम पीट रहा है। इन स्थितियों से व्यंग बचे तो व्यंग प्रबुद्ध की एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाए। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा जी। और आपने रचना के उदाहरण से आज के प्रतिमान और व्यंग में क्या होना चाहिए इस पर बातचीत की, और यह भी हम सुखद अनुभव कर रहे हैं कि आपने दो रचनाओं पे जो बातचीत की वो व्यंगधारा समूह में डली थी, और हमारे में दोनों तरह की टिप्पणी की थी, और कुछ लोग जिन्होंने अच्छी टिप्पणी की थी या उसके विपरीत टिप्पणी की थी, दोनों लोग आज हमारे समूह में जुड़ रहे हैं और हमारी सहभागिता में ध्यान दे रहे हैं। और यही एक व्यंग का और समूह का और केंद्र का सौंदर्य है। हम अच्छी बात भी सुन लेते हैं और बुरी बात को भी सुनने का जज्बा रखना चाहिए और उस पर बात आगे होना चाहिए। ये इसी सौंदर्य पर अगर व्यंग का अच्छा बनाना, उसके सौंदर्य को निखारना है, तो आज हमारे जो वक्ता हैं, विद्वान वक्ता हैं, जो कह रहे हैं कि शैली और विषय और इस बात को हमारे जो पाठक हैं या ये लेखक हैं, जो लेखक है, उनको समझना जरूरी है। और मैं क्योंकि समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ, मैं बहुत सम्मान के साथ आज हमारे अतिथि वक्ता श्रीकांत आपटे जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो इस पर बातचीत करें। श्रीकांत आपटे जी इसके पूर्व भी हमारे बीच में एक बार आए हुए थे। मैं सम्मान के साथ आपटे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आपटे जी। सभी को नमस्कार। मेरे मित्र शांतिलाल जैन और
जवाहर चौधरी जी, राजेंद्र वर्मा जी, नमस्कार। ये सारे लोग व्यंग पर, प्रतिमानों पर, व्यंग की वर्तमान स्थिति पर काफी कुछ पहले ही कह चुके हैं। और कमोबेश ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन रहा है व्यंग को लेकर। प्रतिमानों को लेकर अगर हम बात करेंगे, पहले तो यह है कि मैं प्रतिमान की बात करूं तो उसके पहले मुझे लगता है कि मैं वर्तमान की बात करूं। अभी मेरे तीनों पूर्व वक्ताओं ने लगातार हमारे जो पूर्ववर्ती, हमारे पुरखे हिंदी व्यंग के परसाई जी, श्रीलाल जी, शरद जोशी जी, रविन्द्रनाथ त्यागी जी, इन सब का जिक्र किया और बहुत कुछ उन्होंने अपने काल का लिखा, उनके समय का सच। किसी भी समय का सच केवल उस समय का सच होता है, वो हर समय का सच नहीं होता। आज जो स्थितियां पैदा हुई हैं, शांतिलाल जैन जी ने बहुत ही बढ़िया बात बोली कि इतनी सारी चीजें ऐसी उलट पुलट हो गई हैं हमारे सामने, और दुर्भाग्य यह है कि इनमें से कोई कुछ भी व्यंग का विषय नहीं बन रहा है। इतनी व्यंग्यात्मक स्थितियां हमारे आसपास बिखर गई हैं, पड़ी हैं यहाँ वहां। हमारे संघवाद पर चोट हो रही है, हमारे संविधान पर चोट हो रही है, हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर चोट हो रही है, कई कई तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट हो रही है। लेकिन ये हमारे, अगर हम व्यंग के प्रतिमानों पर तौलें तो ये सारी चीजें हमारे इसका विषय बनना चाहिए, पर दुर्भाग्य है कि नहीं बन रही है। व्यंग को बहुत संक्षेप में कहें या एक वाक्य में परिभाषित करें तो हम कहेंगे व्यंग जीवन की श्रेष्ठ आलोचना है। व्यंग को ऐसा होना चाहिए जो हमारे आसपास की जिंदगी को इस प्रकार बिना लाग लपेट के हमारे सामने रखे कि सामान्य दिखने वाली घटनाओं के नए अर्थ और उनमें छुपे हुए आशय पाठक को साफ साफ नजर आने लगे। व्यंगकार के पास सही और स्वस्थ दृष्टि होना चाहिए, ऐसी दृष्टि जो व्यापक मानवीय संदर्भ जीवन को प्रदान करती। व्यंग को लेकर जितना भ्रम हिंदी में है उतना किसी और विधा में नहीं है, विधा को लेकर नहीं है। परंपरा से हर समाज की और व्यक्ति की भी कुछ संगतियां होती है। जब ये संगति गड़बड़ाती है तब हम कहते हैं विसंगति, और यही व्यंग की भूमिका तैयार होती है। व्यंग लेखन एक गंभीर कर्म है। सच्चा व्यंग जीवन की समीक्षा होता है। इसीलिए व्यंगकार को बहुत सतर्क रहना चाहिए, उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। समीक्षा करते हुए विसंगति को पैदा करने वाले की जगह विसंगति को भोगने वाला शिकार हो जाए तो वो व्यंग ही नहीं होगा। एक अच्छा व्यंग वही जो हमें सोचने के लिए बाध्य करे, खुद से खुद का साक्षात्कार करे, चेतना को झकझोरे। व्यंगकार को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बहुत से लोग व्यंगकार को निर्मम, कठोर, निराशावादी भी कहते हैं, जिसे सिर्फ बुराई नजर आती है। इस पैमाने से देखें तो हमें हर डॉक्टर भी कठोर, निर्मोही और अमानवीय दिखेगा, जो हमेशा रोगों की बात करता है। लेकिन वो रोग की बात क्यों करता है? क्योंकि वो रोग से लड़ना चाह रहा है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करना चाह रहा है। हत्यारे के हाथ में भी नश्तर होता है, लेकिन वो नश्तर हत्या करता है, और वही नश्तर जब शल्य चिकित्सक के हाथ में आता है तो वो जीवन प्रदान करता है। अच्छा व्यंग शल्य चिकित्सक के नश्तर जैसा होना चाहिए। ये प्रतिमानों की बात मैं कर रहा हूं, इसमें हालांकि कुछ भी नया नहीं है, मैं जान रहा हूं इस बात को, लेकिन चूंकि समूह के इस पूरे आयोजन में अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग, काफी लोग उसमें जुड़ते हैं, सुनते हैं, और उसमें बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने, और सच बता रहा हूं मैं, पठन पाठन की परंपरा समाप्त हो जाने से बहुत सारे वो लोग हैं कि जिनके लिए ये बातें कहना, मुझे ऐसा लगता है, ये जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और ये बात निश्चित जानिए कि मैं एक व्यंगकार के नाते बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये सारी बातें एक सामान्य पाठक के रूप में कह रहा हूं कि एक पाठक के रूप में मैं क्या अपेक्षा रखता हूं अच्छे व्यंग से। अच्छा व्यंग ऊपर से कितना ही प्रहार करता नजर आए,
पर उसके मूल में करुणा की अंतर्धारा होती है। वह वक्त पड़ने पर हथियार भी बनता है और वही बाज वक्त हंसाता भी है। कई बार होता है कि व्यंग में हास्य को मिलाएं तो उसमें काफी लोगों को आपत्ति होती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वजह है कि हंसाना आसान काम नहीं है और हंसते हंसते भी आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये हंसी जो है कि कोई गिर पड़ा है, किसी को चोट लगी है या कुछ एक ऐसी चीज कि जहां आपको लगे कि यार ये क्या कारुणिक स्थिति है, तो वहां पर भी एक करुण हास्य होठों पर आ सकता है, लेकिन वो हास्य हास्यास्पद नहीं है, उसके भीतर करुणा छिपी हुई है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार की विसंगतियों का लेखा जोखा होना चाहिए व्यंग को। व्यंगकार के अंदर अभी बात चल रही थी कॉलम की। हमारे जो पूर्वज व्यंगकार हैं इनमें ज्यादातर ने कॉलम लिखे हैं, लेकिन केवल कॉलम नहीं लिखे हैं, उन्होंने बहुत लंबी लंबी व्यंग रचनाएं भी लिखी हैं। और उन्होंने केवल कॉलम के लिए व्यंग लिखा है ऐसा भी नहीं है। उन्हें कॉलम राइटिंग का काम मिला तो उन्होंने कॉलम भी लिखा, लेकिन कॉलम से हटकर भी व्यंग लिखा। लेकिन अब यह हो रहा है कि कॉलम राइटिंग के लिए, कॉलम के लिए व्यंग लिखा जा रहा है। यही वजह है कि तत्काल जो सूझ रहा है वो लिखा और भेज दिया। छपास का ये आलम है कि मुझे लगता है कभी कभी तो कुछ रचनाओं को पढ़कर कि क्या इन्होंने खुद भी पढ़ा छपने से पहले कि उन्होंने लिखा क्या है। जरा बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मैं क्षमा मांग सकता हूं इसके लिए, लेकिन ये कड़वी बात जो है कि कभी कभी क्या, अभी मैं 2-3 ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, मैं सब में देखता हूं ये स्थिति है। एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं, वाह वाह आहा का गचागच चल रहा है, देख नहीं रहे कि लिखा क्या गया है और ये लिखा क्यों गया है, इसका वर्तमान से संबंध क्या है, इसका हमारे वर्तमान जीवन पर। अच्छा, कम से कम यही सोच ले व्यक्ति कि क्या ये लिखे बिना काम चल रहा था? अगर चल रहा था तो क्यों लिखा गया है? वो लिखा तो लिखा ही गया, इतना सपाट लिखा है और उस सपाट लेखन को भी व्यंग लेख कहकर वो शब्द चस्पा करके उसे न सिर्फ छाप दिया जाता है और न सिर्फ छाप दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में आ भी जाता है। मैं कई बार समूह में सदस्य रहते हुए बहुत ज्यादा मतलब सक्रिय नहीं रहता हूं। उसके पीछे एक वजह है और वो वजह यह है कि मुझे लगता है कि आदमी आज अपने बारे में सच नहीं सुनना चाहता। व्यंग मतलब मैं क्या कर रहा हूं, विसंगति पर टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन आपकी भाषा में कोई विसंगति, आपकी शैली में कोई विसंगति अगर मैं उस पर टिप्पणी कर देता हूं तो खुद को व्यंगकार कहने वालों को भी खुद पर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। तो आप कैसे व्यंगकार हैं? अपनी रचना का खुद, और सबसे बड़ी चीज है कि कम से कम अपने साथियों से, अपने सीनियर्स से सीखने का प्रयास तो करिए। सबसे बड़ी जो समस्या हो गई है वो ये हो गई है कि वो सुधार के ठेकेदार बनने को लालायित है। उनको ये समझना चाहिए कि व्यंगकार सुधार का ठेकेदार नहीं होता, उसका लेखन चेतना में हलचल पैदा कर दे, विसंगति को उजागर कर दे, इतना काफी है। सुधरने वाले खुद अपनी चेतना से सुधरते हैं। हाँ, एक बात और शांतिलाल ने भी बोली थी और मैं उसी बात को, शांतिलाल की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आजकल यह हादसा मेरे साथ ही हो चुका है। एक समूह में राजनीति पर कटाक्ष करने की से बचने की सलाहें दी जाती हैं और एक बात काफी लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं कि पॉलिटिक्स माय फुट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। जो भी लोग ये कह रहे हैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है सरकार बनाने के लिए, उसमें जिस दिन वो वोट डाल रहे होते हैं उसी दिन उनकी राजनीति शुरू हो चुकी होती है। लिहाजा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स माय फुट, ये कहने की जरूरत तो किसी को नहीं करना चाहिए।
राजनीति से दूर रहने की जो सलाह लेखक को देते हैं, मैं साफ कह रहा हूं, ये वो लोग जो डरते हैं, और अगर डर इस कदर है तो आप लेखन में क्यों हैं? और अगर आप इस डर को छुपाकर ऊपरी तौर पर कुछ लिख रहे हैं तो ये असत्य वचन है। इससे ज्यादा और कुछ असत्य बड़ा हो नहीं सकता। आप क्यों कर रहे हैं ये? ना लिखने से क्या फर्क पड़ जाने वाला है? मैं आपको मेरी अपनी बात बता रहा हूं। मुझे कई मित्रों ने मुझे बातचीत में अक्सर टोकते हैं कि यार तुमने लिखना बंद कर दिया है। हाँ, बंद नहीं किया है, कम कर दिया, यही सही शब्द होगा, बहुत कम कर दिया है। उसके पीछे वजह यह है कि मुझे अंदर से इतनी सारी चीजें भंबोड़ रही हैं, झंझोड़ रही हैं कि मैं एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं। और अगर मैं एक चीज पर फोकस नहीं कर पाऊंगा तो मेरे लेखन में बिखराव आ जाएगा। मैं एक की बात करते करते दूसरे पे चला जाऊंगा, दूसरे की बात करते करते तीसरे पे चला जाऊंगा, वहां से लौटकर फिर पहले पे आ जाऊंगा। मैं अपने आप को अभी फोकस करने में असमर्थ पा रहा हूं। मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए नहीं लिख रहा हूं। एक ये बात हो गई। अब जरा बहुत संक्षेप में वर्तमान के कह लूं मैं, तो ये हो गया है कि थाली में जो है अखबारों की, पत्रिकाओं की समाचार, सनसनी, लेख, कहानी, निबंध, इन सब व्यंजनों के साथ चटनी के बराबर व्यंग होना। कुछ अखबारों को बनियान के साइज का चाहिए, तो कुछ अखबारों को रुमाल के साइज का चाहिए, और कुछ तो बिल्कुल ही चिंदी साइज का चाहते हैं। व्यंग सबको होना। और ये जो हुआ है, और यहीं से शुरू होती है व्यंग की त्रासदी। उसकी लोकप्रियता ही उसकी बैरी बन गई है। हर तीसरा आदमी व्यंग के अखाड़े में जोर आजमाइश करने पर उतारू है। व्यंग न हुआ गारंटीड सक्सेस का फॉर्मूला हो गया। सामाजिक, व्यक्तिगत हर स्तर पर मूल्यों में गिरावट है, राजनीतिक स्तर पर गिरावट है, टूटते बिखरते मानवीय संबंध है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दोगलापन है, टुच्चाई है, नंगई बेहयाई का आलम यह है कि जिधर नजर उठाई वहीं पाई। इन विडंबना और विसंगतियों के बीच व्यंग जन्म नहीं लेगा तो कब लेगा? इन पर चोट करने की ताकत जैसी व्यंग में है वैसी किसी और विधा में नहीं। हाशिए पर खड़े आम आदमी की पीड़ा, निराशा और विश्वास की असरदार अभिव्यक्ति के लिए व्यंग से बेहतर क्या होगा? व्यंग के क्षेत्र में तथाकथित व्यंगकारों की जो गचागच मच गई है, उसमें इन परिस्थितियों ने बहुत योगदान किया है। लेकिन ये हमें मानना चाहिए कि बहुत सारा भी लिखा जा रहा है, और बहुत सारा हर काल में लिखा गया है। आज हम जिनको बहुत बड़ा मानते हैं, उनके लेखन में भी आपको अगर 8-8 साल रोज व्यंग लिखा है तो पूरे 365 गुणित 8 इतनी रचनाएं बहुत अच्छी हुई हो, ऐसा होता नहीं है, असंभव चीज है। तो मुझे सैनी जी आकाशवाणी वाला इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। इसलिए अब मैं वैसे भी जो बातें मैंने कही है वो मेरे से पहले 3 लोग भरपूर बोल चुके हैं, तो मैंने मेरे ख्याल से दोहराव भर किया है और कुछ विशेष किया नहीं। और ईमानदारी की बात यह है कि मैं व्यंगकार के रूप में नहीं, मैं पाठक के रूप में जो लोग अभी इस वक्त व्यंग लिख रहे हैं उनसे अनुरोध करना चाह रहा हूं कि मित्रों, जो आज की विसंगतियां हैं, परसाई जी के जमाने की विसंगतियां, शरद जी के जमाने की विसंगतियां अलग थी, आज प्रकार बदल गया है। इसलिए आज की विसंगतियों पर लिखें, और बहुत ही जो छुड़भैया टाइप के विषय होते हैं उस पर लिखकर, उस पर छपकर पाठकों पर अत्याचार हम ना करें। मेरे ख्याल से हम हिंदी व्यंग पर इतना एहसान तो कर ही सकते हैं कि हम ऐसी रचनाओं को से हिंदी व्यंग को बचाएं। मेरी बातें शायद कड़वी लगी हो किसी को तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो बातें ईमानदारी से लगी, और उसमें से बहुत सारी बातें मैंने अभी बोला कि मेरे से पहले वाले तीनों बोल चुके थे, इन तीनों से तो लड़ना पड़ेगा मुझे कि जो जो मैंने सोचा था वो आपने बोल दिया। हालांकि ये अच्छी बात भी है कि मुझे जानकर अच्छा लगा कि और लोग भी लगभग वही सोच रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बर्दाश्त करने के लिए। धन्यवाद आपटे जी। आपने एक बहुत सी बातें महत्वपूर्ण थी। एक बात बड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगी, अपील करी कि आज
का व्यंग्यकार अपनी रचना का सच सुनना नहीं चाहता। अब वो सच कड़वा भी होता है और अच्छा तो सुन लेते हैं। यह बहुत बड़ी तकलीफ है और इससे हम समूह में महसूस करते हैं और गुजरते भी हैं। हमारे पास व्यक्तिगत फोन भी आते हैं, वो भी आते हैं और हो रहा है, किंतु इसके बीच में से हमें गुजरना ही पड़ेगा। ये चीज हम उससे बच नहीं सकते। एक बात और महत्वपूर्ण आपसे कही अपने जी ने कि पॉलिटिक्स आर माय फोर्ट। मैं आपसे कह दूं कि ये वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स को फुट तो कहते हैं, किंतु वो कहीं ना कहीं गंदी राजनीति करते होते हैं। वो राजनीति सही बात नहीं कर रहे हैं। जो कहते हैं कि व्यंग्यकार को राजनीति से ऊपर होकर लिखना चाहिए, वही भी राजनीति कर रहे होते हैं। हाँ सैनी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, जो लोग राजनीति से दूर रहने की सलाह देते हैं, ये राजनीति से दूर रहने की सलाह देना भी एक राजनीति है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो कहते हैं राजनीति में मत लिखो या दूर रखो, वो भी एक बड़ी राजनीति है। तो लेखक परसाई जी ने कई बार बातचीत में कहा कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से उसकी राजनीति चालू हो जाती है। तो हम राजनीति से बच नहीं सकते। और हमारे आज के 4 वक्ता आपकी आवाज नहीं आ रही है सनी जी। कुछ तकनीकी गड़बड़ लग रही है। हाँ हाँ बंद हो गया था। अब आई? हाँ, अब आ रही है, फिर नहीं आई। अब आ गई है? जी जी अच्छा, आ रही है तो मैं जो बोल रहे थे कि जो राजनीति कर रहे हैं वो तो जो हम लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है और हम किस तरफ प्रतिबद्ध है, बस यह चुनाव करना हमको राजनीति का। और लगभग हमारे चारों वक्ता अपनी बातचीत कह चुके हैं। मैं हमारे अतिथि और वरिष्ठ व्यंग्यकार कुंदन सिंह बरियार जी से कहूंगा कि 4 या 5 मिनट में अपनी बात करें, फिर बाद में हम सवाल और जवाब का सत्र चालू करते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सनी जी? जी आ रही। अच्छा, तो मैं 2-4 बातें बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। अभी जो मुझे दिखाई पड़ता है कि पहले की तुलना में, पहले की पीढ़ी की तुलना में अभी सैकड़ों व्यंग्यकार लिख रहे हैं, 150-200 तक समूहों में है। और पहले के अगर आप नजर डालें पिछली पीढ़ियों की तो मुश्किल से हम 8-10 नाम ले पाते थे और उसके बाद थोड़ा दिक्कत होती थी। तो क्या कारण है कि इतने व्यंग्यकार हमारे बीच होते हुए भी हम रेखांकित नहीं कर पा रहे हैं अच्छी रचनाओं को? संग्रह बड़े बड़े निकल रहे हैं और उस भीड़ में सब गुम हो रहे हैं। ये क्या कारण है? इस पर विचार करने की जरूरत है। मतलब ये है कि क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं है, केवल क्वांटिटी पर ध्यान है, संख्या पर ध्यान है। उसकी वजह से जो अच्छा लिख रहे हैं उनकी रचनाएं भी खो रही हैं, गुम हो रही है, जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो अगर निकलने ही है तो छोटे संग्रह निकलना चाहिए जिसमें जो भी नई पीढ़ी के अच्छा लिख रहे हैं उनकी रचनाओं को रेखांकित किया जाना चाहिए, वो सामने आना चाहिए, उस पर कुछ प्रकाश डाला जाना चाहिए, तो फिर उसका कुछ लाभ व्यंग्यकार को होगा। और मुझे ये कष्ट होता है बहुत देखकर कि जो 200-200, 250-250 रचनाओं वाले जो संग्रह हैं उनमें भी लोग फोटो खिंचा के और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारी रचना इसमें शामिल हो गई है, उसमें फोटो फेसबुक में डाल रहे हैं। तो इससे क्या हासिल होने वाला है? आप अगर इस भीड़ में कुंभ में गुम हो गए तो इस कुंभ में गुम होने से आपको मिलने वाला क्या है? अंततः आपका क्या लाभ होने वाला है? दूसरी बात, थोड़ा मैं चौधरी साहब की बात पर कहना चाहूंगा कि रचनाकार तटस्थ नहीं हो सकता है। मेरी बात आवाज आ रही है? हेलो, आ रही सर, आ रही। तो तटस्थ तो रचनाकार हो नहीं सकता है, उसे कोई ना कोई स्टैंड अपना लेना पड़ेगा। और चौधरी साहब ने कहा कि लक्ष्य भी होना चाहिए, तो ये दोनों बातें थोड़ा विरोधाभासी लगती हैं। तटस्थ तो उसे कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध खड़ा होता है, आप कहोगे अरे भाई आप तो लेफ्टिस्ट हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई।
कोई ना कोई स्केल ऑफ वैल्यूज जो कहलाता है वो रचनाकार को बनाना पड़ेगा, और उसके अनुसार वो चलेगा, चाहे उसको कोई भी दोष उसके ऊपर लगाया जाए। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप राइटिस्ट हो सकते हैं, मैं लेफ्टिस्ट हो सकता हूँ, लेकिन एक बात जो सही होती है, सत्य तो सत्य होता है, और उस सत्य पर रचनाकार को चलना पड़ेगा, उससे कोई असहमत हो चाहे सहमत हो। तो तटस्थ तो होना मुश्किल है, तटस्थ कोई नहीं हो सकता है। एक और जरूरी बात जो कहने का मौका नहीं मिलता है, ये साहस की जो बात होती है, ये सावधानी रखे और साहस भी दिखाए, दोनों बातें साथ साथ चल नहीं सकती हैं। परसाई से किसी ने नहीं कहा था कि तुम इतने मुफलिस होते हुए भी इतनी साहस की रचनाएं लिखो। तो साहस तो भीतरी चीज है, उसमें फिर दिमाग काम नहीं करता है, आदमी का दिल काम करता है। जो साहस से लिखता है वो साहस से लिखेगा, और जो साहस से नहीं लिख पाता है वो साहस से नहीं लिखेगा, वो कोई दूसरा रास्ता हल्का करेगा, उसको थोड़ा सा माइल्ड करेगा, थोड़ा सा उसको कम गर्म करने की कोशिश करेगा। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, और इसमें कोई सिखाया नहीं जा सकता है, किसी को सलाह नहीं दी जा सकती है। कोई अगर थोड़ा सा कमजोर है दिल से, तो उससे हम कहें कि तू फ्रंट लाइन में चला जाके लड़ वहां, तो कैसे लड़ेगा, वो तो थोड़ा पीछे ही रहेगा, और जिसमें वीरता है वो सामने जाता है। तो इसलिए ये तो सब अपनी अपनी ही, अब जैसे कि उदाहरण के लिए रवीश कुमार है पत्रकारिता में, अब वो अपनी साहस से अपना स्टैंड लेता है, अब उसको तो कोई सलाह नहीं दी जा सकती है, वो रिस्क ले रहा है, जूझ रहा है, लोगों को नाराज कर रहा है, बड़े बड़े को नाराज कर रहा है। तो इसलिए कोई सलाह किसी को नहीं दी जा सकती है इस संबंध में। ये अपनी अपनी हिम्मत और अपनी अपनी चॉइस है, उसी के हिसाब से भविष्य में लेखक का मूल्यांकन होगा कि उसने कितने साहस से लिखा और कितने थोड़ा चीजों को वाटर डाउन करके लिखा है। भाषा के संबंध में मैंने कई बार बहुत कमजोर पाया भाषा आजकल के अभी जो लिखी जा रही है, और मैंने उसके बारे में इंगित भी किया, लोगों ने महसूस भी किया, लेकिन ये बहुत पीड़ा देता है कि भाषा के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं हो रही है, लिखने की जल्दी है, और अगर थोड़ा रुक कर एक आध साल भाषा पर मेहनत की जाए, सीखा जाए। हमारे सामने बहुत बहुत भाषा शास्त्रियों की किताबें हैं, अच्छी हिंदी है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन डिग्रियां कम होती थी, लेकिन उनकी भाषा में कोई दोष कभी नहीं निकला। क्या कारण है कि हमारे जो डिग्रीधारी लेखक हैं उनकी भाषा में दोष निकाला जा रहा है? तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा मेहनत करना चाहिए। और वही दोबारा मैं यही कहूँगा कि आश्चर्यजनक है कि इतनी बड़ी भीड़ में से भी रचनाएं, अच्छी रचनाएं रेखांकित नहीं की जा रही है, अच्छे लेखक जो हैं वो रेखांकित नहीं किए जा रहे हैं। सबको एक भीड़ में सब आपाधापी है, सब इधर उधर ऐसा लगता है कि दौड़ रहे हैं, और सब आत्मविज्ञापन, आत्मप्रचार की ज्यादा प्रवृत्ति है, जो कि दुखद है। लेखक को क्या जरूरत है बहुत आत्मप्रचार करने की? रचना खुद बोलती है, रचना खुद सामने आती है, इसलिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, ऐसा मेरा सोचना है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लग रहा है कि शायद सैनी जी का अभी नेटवर्क, हाँ सैनी जी जुड़ गए हैं, तो सैनी जी कंटिन्यू करेंगे। और मैं इसमें देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में चंद्रकांता जी का एक सवाल है शांतिलाल जी से, और शांतिलाल जी ने भी लिखा है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो चंद्रकांता जी का सवाल है उस पर शांतिलाल जी अपनी राय रखेंगे, और अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो 2 से ढाई मिनट में अपनी बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो जो कि जी जी शांति जी, मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ। क्या व्यंग्य विधा ने लोकप्रियता से समझौता कर लिया है? अधिकांश व्यंग्य पढ़ते हुए जीवन के अंतर विरोधों से मुठभेड़ नहीं होती। ये चंद्रकांता जी का प्रश्न है। देखिए, व्यंग्य विधा ने तो समझौता नहीं किया, लेकिन इसमें जो बहुत सारे लोग घुसे और उन्होंने इसको शॉर्टकट समझा साहित्य के साहित्यकार कहलाने का, उन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया है। सही बात तो यह है कि विधा अपने आप में आज भी उतनी सशक्त और उतनी महत्वपूर्ण है, और जब भी कहीं अच्छा लेख छपता है, अच्छा व्यंग्य छपता है,
तो बहुत सारे लोग बधाई भी देते हैं और बताते हैं बाद में कि हमने आपका वो लेख पढ़ा, वो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत उसके मुकाबिल जो सुबह पढ़ा है वही शाम को आप अगर पूछोगे, इवन बधाई देने वाले से पूछोगे कि जिस लेख पे तुमने सुबह बधाई दी उसका लब्बल हुआ आप क्या है, तो उसको याद नहीं पड़ेगा कि किस विषय में उसने लिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए विधा को अपन पूरी तरह से दोष दे सकते हैं। लोकप्रियता का तो यह है कि सर होता है ना, जैसे ये फिल्मों में बीच में एक चलन आया था कि हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होना, तो उसी तरीके से हर अखबार में एक व्यंग होना। अब वो भले ही उसकी क्वालिटी हो नहीं हो, रिलेवेंस हो ना हो, कहानी से जुड़ता हो ना हो, लेकिन उसको एक आइटम सॉन्ग की तरह रोज उसमें एक भरना ही है करके उसने निश्चित रूप से मैं यही बात कहना चाहता था। जब मैंने आपको ये लिखा था कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि हमने बहुत सारे शब्दों के अर्थ बदल दिए और गलत तरीके से बदल दिए। जैसे अभी 251 व्यंग्यकारों की, 131 व्यंग्यकारों की बात चली, तो जो लोग उसको लेकर के सामने आते हैं उन्होंने अपने आप को उसमें संपादक लिखा हुआ है। बेसिकली वो लोग संकलन करता है। तो हमने संपादक वो शब्द का पूरा मायना ही बदल दिया। संपादक वो होता है जो सैकड़ों रचनाएं पढ़ के 10 रचनाएं पाठकों के लिए प्रस्तुत करे कि भैया ये छपने लायक है, ये पढ़ने लायक है। तो हम अगर संकलनकर्ता को संपादक लिख रहे हैं तो हम किसी अलल टप्पू चीज को भी व्यंग लिख रहे हैं, तो हम व्यंग के भी शब्द को का अर्थ खत्म कर रहे हैं और हम संपादक शब्द का भी अर्थ खत्म कर रहे हैं। ये हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी है, ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है, हमारी पहली जिम्मेदारी है एक लेखक के तौर पे। हम व्यंग्यकार तो बाद में है, कहानीकार तो बाद में है, लेखक तो बाद में है। एक साहित्यकार के तौर पे, एक लेखक के तौर पे मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि मैं किसी शब्द के मायने खत्म ना करूं। अगर मैं किसी शब्द के मायने खत्म कर रहा हूं तो मैं साहित्य के साथ में न्याय तो नहीं कर रहा, अपने आप के साथ भी न्याय नहीं कर रहा, पाठक के साथ भी न्याय नहीं कर रहा। इतना ही कहना था सर। जी धन्यवाद। एक अभी अभी इनका आया है, शांतिलाल जी आपसे ही पूछ रहे हैं, प्रमोद चमोली जी, व्यंग पर चिंताएं बहुत हैं, समाधान क्या है? आपका माइक ऑफ हो गया शांतिलाल जी, आप चाहें तो 1-2 मिनट में इसको पूरा कर लें। जी समाधान तो जैसे अभी जवाहर सर ने बताया ना कि साधना करनी पड़ती है। एक शरद जी ने लिखा भी है और उन्होंने कहा भी कि उनको नवभारत में जब प्रतिदिन लिखना पड़ता था, जो ज्यादा से ज्यादा 1000 शब्दों का होता था, 500 से 1000 शब्दों के बीच का, उसके लिए उनको 8 घंटे लगते थे। तो अगर उनको 30 साल की, 40 साल के लिखने के जब उन्होंने 15-20 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और 50 साल की एज में भी उनको अगर प्रतिदिन कॉलम लिखने के लिए 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती थी 500 शब्दों का लेख लिखने के लिए, तो साधना के अलावा कोई तरीका नहीं है। किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। व्यंग में कोई 20-20 नहीं है, और 20-20 में भी अगर कोई ऊपर तक आया है तो वो लंबे समय तक कहीं पे नेट पे प्रैक्टिस करके ऊपर आया है। साधना ही मुझे लगता है कि एक रास्ता है, जो जितनी अधिक करेगा वो उतना बेहतर कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी। जवाहर चौधरी सर से प्रमोद कुमार चमोली जी का एक प्रश्न है, अगर जवाहर चौधरी सर इसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं 2 मिनट में। व्यंग्यकार का लक्ष्य सरकार का विरोध करना है या जीवन में व्याप्त विसंगति का विरोध है? देखिए, ऐसा है कि व्यंग की प्रवृत्ति को समझने की कोशिश कीजिए। व्यंग कभी भी गान नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, किसी की प्रशंसा में भांड की तरह नहीं होता। जब कोई समाज होता है तो समाज में जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था कौन सी होगी? ज्यादा सामान्य रूप से आप देखें कि व्यवस्था सत्ता होती है। अब सत्ता से ही सारी चीजें प्रभावित होती हैं, उसी की योजनाओं से बाकी चीजें समाज में परिवर्तन होता है। अगर मान लीजिए सत्ता में बैठे हुए गलत निर्णय लेते हैं तो उस पर उंगली उठाना, उसको रेखांकित करना, उसको चिन्हित करना, ये व्यंग्यकार का काम है। व्यंग्यकार सही माने, आजकल तो चौकीदार हर किसी को कोई बोल देता मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। असल चौकीदार व्यंग्यकार है। व्यंग्यकार
में ये बात होनी चाहिए कि वो गलत चीजों को, जो संदिग्ध चीजें हैं, उनको रेखांकित करे, रोकने की कोशिश करे। दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ, बरियार साहब ने कहा, ये साथ में इसकी जुड़ी हुई है कि व्यंग्यकार को तटस्थ नहीं हो सकता वो किसी हालत में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। हम ये सबसे पहले शोध करने में सबसे पहले अपने विद्यार्थियों को कहते हैं, और हमें जो हम कहा गया है वो ये कि अगर आप समाज पर कुछ सोचना चाहते हैं तो तटस्थ होकर के ही सोच सकते हैं। अगर आप प्रिजुडिस होकर के किसी समाज के किसी इकाई के सदस्य बन के सोचेंगे तो कभी भी आप निष्पक्ष होकर के नहीं सोच सकते। तो इसलिए जो व्यंग्यकार होता है वो भी समाज पे सोचने वाला व्यक्ति होता है। अगर मान लीजिए वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स, किसी जाति, किसी प्रदेश और किसी समूह, किसी मत, किसी धर्म को लेकर के प्रिजुडिस होगा, उससे लगाव जुड़ करके कोई बात सोचेगा, तो वो कभी भी व्यंग्यकार नहीं हो सकता। वो उसका प्रवक्ता हो सकता है, व्यंग्यकार नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि व्यंग्यकार को तटस्थ होना पड़ेगा। वो वोट डालने जाता है तब ठीक है, उसका मत है कि मेरे पास उपलब्ध जो राजनीतिक समूह है उसमें मैं अपना मत इसको देता हूँ, इसका मतलब वो राजनीतिज्ञ हो गया, राजनीति कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसको तटस्थ होना पड़ेगा। लोकतंत्र में अपना कर्तव्य पूरा करना एक चीज है, लेकिन व्यंग्य के लिए आपको दृष्टि के अंदर राजनीति लाने की जरूरत नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र वर्मा जी से एक प्रश्न है, प्रमोद चमोली जी का ही, कि व्यंग्य में हास्य नहीं हो तो फिर व्यंग्य कहाँ होगा? चुटीलापन भी हास्य उत्पन्न करता है। वर्मा सर अगर चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। भाई देखिए, हास्य और व्यंग एकदम अलग अलग कोई चीज नहीं है, लेकिन व्यंग में हास्य स्वाभाविक तौर पर आए तो ठीक है। कभी कभी हास्य पैदा करने के लिए जो सायास, मतलब एक प्रयास होता है, तो वो गड़बड़ है और वो रचना में दिख जाता है। मेरा संकेत सिर्फ इस बात पर था कि जो रचना में हास्य और व्यंग को जो रचनाकार है वो समझ सकता है। अगर हास्य स्वाभाविक रूप से आ रहा है, कथोपकथन के माध्यम से आ रहा है, निबंधात्मक स्वरूप में चुटीलापन आ रहा है, हर चुटीलापन हास्य नहीं होता। व्यंजना माने हास्य नहीं होता। व्यंजना तो एक आर्थी व्यंजना है, शाब्दी है, एक आर्थी है। तो शाब्दी हास्य हमेशा शाब्दी व्यंजना से होता है और आर्थी व्यंजना से तो व्यंग्य होता है। तो इसलिए आप ये नहीं, दोनों को मिला नहीं सकते। और एक उदाहरण मैं तो आपको दूंगा, एक जोशी जी की एक रचना है, जिसके हम मामा हैं। रचना यूं तो लोग उस पे कथा पर आधारित है, लेकिन उसके आखिर में पूरा हास्य उसमें चल रहा है। आखिर में एक सेंटेंस जोड़ा उन्होंने कि समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। रचना आपको पता ही होगा कि वो सामान लेके भाग जाता है और वो जो है निकल कर आता है आदमी और कहता है भाई मुन्ना कहाँ है? बोले कौन मुन्ना? अरे भाई जिसके हम मामा हैं। इस तरह से कहते तौलिया लपेटे वो घाट पर खड़ा है। तो वो जोशी जी यहाँ पे जोड़ते हैं, पूरी हास्य में चली आ रही रचना, यहाँ पे जोड़ते हैं, समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। तो हास्य व्यंग किस तरह से ये रचना में होता है, मैंने एक उदाहरण देकर से कोशिश की बताने की। धन्यवाद सर। एक प्रभाशंकर जी का प्रश्न है, तो इसमें उन्होंने नाम किसी का नहीं दिया, तो मैं इसको श्रीकांत आप्टे सर को चाहता हूं, अगर श्रीकांत आप्टे सर इसका जवाब दें। तो उनका प्रश्न है प्रभाशंकर उपाध्याय जी का, कि अभी ऐसे संग्रहों की बाढ़ आ गई है जिन्हें अखबारों में प्रकाशित रचनाओं के आधार पर कर दिया गया है। लचर भाषा और बगैर प्रूफ रीडिंग के साथ उसकी प्रशंसात्मक समीक्षा भी छप जाती है। यहाँ क्वालिटी नहीं क्वांटिटी की दरकार है। क्या इससे हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? उत्तर कोई भी दे सकता है। तो श्रीकांत आपटे से अगर दें तो ठीक, नहीं तो फिर कोई भी साथी दे देंगे। देखिए, इसको हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, प्रश्न है ये जी। मेरा प्रश्न है कि इसको हतोत्साहित करेगा कौन? इसको हतोत्साहित पाठक ही करेगा। जब बहुत अच्छे उपन्यास जब रांगे राघव लिख रहे थे, जब राजेंद्र यादव लिख रहे थे, जब कमलेश्वर लिख रहे थे, तब भी बाजारों उपन्यास बाजार में खूब आते थे, पॉकेट बुक शैली में।
वो लोगों को आज याद नहीं है। तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों लोगों को याद नहीं है? क्योंकि पाठकों ने खारिज किया उन्हें। वैसे ये जो संकलन आ रहे हैं, ये व्यंगकार के ईगो को चाहे सेटिस्फाई कर दें कि मेरा 3 संकलन आ गए, मेरे 4 संकलन आ गए। एक तो स्वनाम धन्य व्यंगकार हैं जिनने दावा किया है कि मुझे 125 व्यंग संकलन निकालने हैं। निकालिए बहुत निकालिए। एक बहुत बड़े वरिष्ठ व्यंगकार यहाँ है भोपाल में, जिनका एक उपन्यास आया था। उन्होंने उपन्यास लेखन के पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं 500 पृष्ठों का उपन्यास लिख रहा हूं। यानी उपन्यास की कथा वस्तु तो एक तरफ हो गई, ये तय हो गया है कि 500 पृष्ठ, लेकिन वो उपन्यास आज है कहाँ? आज कहीं नहीं है। तो ये हतोत्साहित करने वाला काम तो पाठक करेगा। धीमे धीमे वो रचनाकार को एहसास करा देगा कि भाई जी बहुत हो गई। हम चाहे संगीत को ले लें, हमें क्या लगता है, जितने हम क्लासिकल सिंगर्स हैं या जो अपने वादक हैं, तो इनके समय में भी सैकड़ों लोग रहे हैं, लेकिन हमें एक रविशंकर याद है, विलायत खान साहब याद है, अमजद अली याद है, बिस्मिल्लाह खान साहब याद है। क्यों याद? ऐसा नहीं था कि केवल वही लोग शहनाई या सारंगी बजा रहे थे, लेकिन वो श्रेष्ठतम था। तो बाकी लोग अपने आप बिला गए। इसी तरह से ये जितने संकलन आ रहे हैं, निश्चिंत रहिए, ये अपने आप बिलाएंगे। इस पर आपको श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जवाहर सर, एक कुमार सुरेश सर ने लिखा है कि इधर तो लोग कहते हैं कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध, और जवाहर सर कह रहे हैं कि तटस्थ रहना चाहिए। आप चाहें तो वैसे अपनी बात आपने रखी है। हाँ, देखिए ऐसा है जी कि वो कह रहे हैं, वो समझ नहीं पाए। जो तटस्थ हैं, मतलब यहाँ पर जो समाज में जो चालाक हैं, जो अपराधियों के भी साथ खड़े हैं और पुलिस के साथ भी खड़े हैं, व्यवस्था के साथ भी खड़े हैं, तोड़ने वाले, ये वो तटस्थता अलग चीज है। लेकिन मेरा यहाँ पर जो कहना है, वो तटस्थता दृष्टिकोण की तटस्थता है। जब आप अगर आप समाज के चौकीदार हैं, अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, तो फिर आप किसी एक समाज के होकर के कैसे करेंगे? मैं अगर ब्राह्मण होकर के सोचूंगा तो मेरा सोच प्रदूषित होगा समाज की दृष्टि से। मैं अगर ठाकुर होकर सोचूंगा तो प्रदूषित। अरे मैं अगर केवल एक व्यक्ति होकर के सोचूंगा, यहाँ तटस्थता का मतलब एक बिना किसी मत के, केवल मानवता के आधार पर, कल्याण के आधार पर, या अंतिम व्यक्ति के आधार पर, समाज के भले के दृष्टिकोण से, वो तटस्थता की बात हो रही। दोनों तटस्थताओं को मिलाइए मत, वो दोनों अलग अलग चीजें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। शांतिलाल जैन सर, एक आपको संबोधित करते हुए ओम वर्मा सर ने एक बात लिखी है कि शांति भाई 131 251 वालों ने सभी को नहीं छापा है, कुछ को रिजेक्ट भी किया है। संपादक इसलिए उन्हें कहा गया है, उनके संपादक कौशल असहमत हो सकते हैं। आप चाहें तो अपनी राय रख सकते हैं एक दिन। नहीं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ा भी है, लेकिन अब वो उस पे अपन उन लोगों पे बात करें और संग्रह पे बात करेंगे तो अपनी धारा मुड़ जाएगी, मतलब आज के कार्यक्रम की। जी बात ये नहीं कि आप किसको छोड़ रहे हैं किसको। आप एक एग्जांपल से मैं अपनी बात कह करके पूरी बात खत्म कर सकता हूँ। मंगलेश डबराल जी ने कम से कम 20,000 कहानियां पढ़ी, उसके बाद सदी की श्रेष्ठ 100 कहानियां जब अपनी सदी बदली तब उन्होंने निकाली। प्रभाकर श्रोत्री जी जब वागर्थ में संपादक थे तो वो रात को 1:30-2 बजे तक जितनी रचनाएं आती थी सब पढ़ते थे, और उसमें से 90% वापस करते थे, 5 या 10% रचनाएं वागर्थ में छापते थे। एक संपादक ऐसा नहीं उन्होंने 4 को छोड़ दिया, 4 को ले लिया तो संपादक हो गया। संपादन एक बहुत ही अलग तरह की विधा है अपने आप में, और इसीलिए कई बार हम लोग जब गिरावट की बात करते हैं व्यंग में या कहीं भी, तो हम साथ में संपादन में गिरावट की बात भी करते हैं कि अब वैसे संपादक रहे नहीं जो ढूंढ के लाए। अज्ञे जैसे संपादक जो ढूंढ के लाए कि तार सप्तक में ये कवि है, इनको देखिए, आप इनकी कविताएं देखिए। उन्होंने तार सप्तक को ऐतिहासिक बना दिया। तो उन्होंने हजारों रचनाएं पढ़ी होंगी, तब जाकर के चुनिंदा रचनाएं पाठकों के सामने रखी। ये एक आलोचक का, एक संपादक का काम है,
उसका काम ये नहीं है 4 को लेना 4 को छोड़ देना, ये बहुत आसान सा काम है। आप जो है रचना मंगवा लीजिए यूनिकोड में और उसको एक फाइल में पेस्ट कट पे कॉपी पेस्ट करते जाइए, कुछ को छोड़ दीजिए और एक अब तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि 7 दिन में संग्रह निकल जाता है। तो मैं वो शांतिलाल अलग की चीज है बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि धर्मवीर भारती जी द्वारा जो संपादन का कार्य किया गया, उस संपादन के चलते उनका जो साहित्यकार वाला रूप है बहुत बड़ी हद तक प्रभावित हुआ। जो बहुत अच्छी रचनाएं धर्मवीर भारती जी से हमको मिल सकती थी, वो उससे पाठक वर्ग वंचित रह गया, क्योंकि उन्होंने संपादन में अपना पूरा जीवन लगा दिया। जी धन्यवाद। तो सैनी जी, आप सुन रहे हैं तो अपना माइक ऑन करें और सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पूरा हो रहा है, बाकी आप इसको कंटिन्यू करें। रमेश सैनी जी, अपना माइक ऑन करिए। ठीक है, तो जब तक रमेश सैनी जी नहीं कर पा रहे हैं तब तक मैं देख रहा हूँ। जी ओम वर्मा जी जुड़े हैं, तो अगर ओम वर्मा जी चाहें तो 1-2 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं। ओम वर्मा जी, आपका माइक ऑफ है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप ऑन करके कह सकते हैं। नहीं, जी सब बढ़िया चर्चा चल रही है, मैं सब बातों से सहमत हूँ। इन्होंने जो ये संपादक को लेकर जो बात कही है, वो हाँ जैसे धर्मवीर भारती जी का उदाहरण दिया और राजेंद्र ये जो उस दौर की आगे जी की बात कही, तो अभी वो दौर अब आना संभव नहीं है सर। अखबारों में जैसे एक दौर था जब राजेंद्र माथुर जैसे संपादक थे, और अब तो अखबारों में संपादक कौन है यही पता नहीं चलता लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है क्या। और साहित्य सिर्फ जो है वो साहित्यिक पत्रिकाओं तक सिमट कर रह गया है बस क्या। तो अब इनसे आप ऐसी अपेक्षा आज के समय में नहीं कर सकते, है ना। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम वर्मा जी। अनूप शुक्ल जी कुछ कहना चाहते हैं तो संक्षेप में अपनी बात कहें। अनूप शुक्ल जी। नहीं, बातें कही लोगों ने, उसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। और लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो अक्सर मतलब ये जो बातें कही उनसे सबसे सहमत होते हुए, जो अक्सर ये बात होती है और तुलनाएं होती हैं पुराने समय के 1-2 लेखकों से, और उससे तुलना करते हैं कि इस समय वैसा नहीं लिखा जा रहा है। तो मैं पंकज चतुर्वेदी हमारे कवि हैं, आलोचक भी हैं, उनकी कई बात याद आती है कि ये समय जो है सामान्य लोगों का समय है। बहुत जैसे परसाई जी, जोशी जी, अगर देखा जाए 57 से 50 से परसाई जी ने लिखना शुरू किया। जोशी जी 90 के सन में नहीं रहे और आज सन 20 चल रहा है। 2 लेखकों का नाम लेते हैं। इस बीच आज भी तमाम लेखक ऐसे हैं, और इस मंच पे भी जो बातचीत कई लोगों ने, चौधरी जी हैं, शांतिलाल जैन जी हैं, और भी लोग हैं, तो वो कई अच्छी अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं। सामान्य लोगों का ये समय है। बहुत ऊंचे कद के हिमालय भले नहीं बन रहे हो, लेकिन सामान्य और हर फील्ड में हो रहा है। आप देखें, अगर जैसे मूल्यों का विखंडन वाली बात होती है, नियमितीकरण की बात हुई है, ये तो बात सही है। लेकिन आप देखिए हर फील्ड में जो ऊंचे ऊंचे आदर्श हैं, ऊंचे लोग बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन सामान्य लोग जो दूसरे लोगों से बेहतर है, अच्छे हैं, उनकी संख्याएं बहुत बढ़ रही हैं। तो ये लोकतांत्रिक परंपराओं का चलते चलते मुझे लगता है कुछ कुछ अच्छे लोग जो है बहुत संख्या में बढ़ रहे हैं। ये भी एक मुझे लगता है कि बेहतर समय का एक अच्छा है। कम से कम 20-25 लोग तो आप ऐसे गिना ही सकते हैं जिनकी कम से कम 5-10 रचनाएं होंगी जिनको लोग याद रख सकें। ये मेरा अपना सोचना है। इतना समय खराब नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि मामला गड़बड़ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सैनी जी। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से सब बातचीत हो गई है। जी आज की गोष्ठी में कई सवाल उठे, और एक बात और जो अभी संपादक की बात चल रही थी कि संपादकीय होना चाहिए। हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कथाकार जान रंजन जी पहल निकालते थे। बड़ी उत्कृष्ट पत्रिका थी, सब लोग जानते हैं, और उन्होंने अपने लेखन को पत्रिका निकालने में होम कर दिया। आज उनका पहल का 125वां अंक, अंतिम अंक
की घोषणा कर दी है और वो पत्रिका बंद कर रहे हैं। तो आज के जो संपादक हैं और जो पहले संपादक में उन्हें बड़ा जमीन आसमान का फर्क था, और जो संपादक थे, साहित्यकार थे, वही अखबार में जाते थे, और जब अखबार की गुणवत्ता बढ़ती थी। और ऐसी अनेक बातें हैं, और मैं इसी बात के साथ मेरे ख्याल किसी के अब कोई प्रश्न नहीं रह गए होंगे, तो मैं हमारे साथी टीकाराम साहू जी से आग्रह करता हूं कि वो सभी अतिथियों का, सहभागियों का आभार प्रकट। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही। हाँ, आज व्यंगधारा समूह की ओर से जो आयोजन किया गया, व्यंग के प्रतिमान और वर्तमान, इस विषय पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है व्यंगधारा समूह की कि स्वर्ण जयंती की ओर बस एक कदम दूर है हम। आज की यह 49वीं संगोष्ठी रही, जिसमें विषय भी गंभीर था और गहन चिंतन भी हुआ, और सवालों के जवाब भी बड़े विस्तार से दिए गए सभी ने। विषय आज के हमारे अतिथि वक्ता के रूप में शांतिलाल जैन जी, डॉक्टर जवाहर चौधरी जी, राजेंद्र वर्मा जी, श्रीकांत आप्टे जी, इन्होंने अपने विषयों का अलग अलग ढंग से प्रतिपादन किया। विषय भले एक रहा हो, लेकिन अपनी बात रखने का ढंग सभी का अपना अलग अलग रहा, और एक बात पर सभी सहमत थे कि व्यंग को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है। मैं सभी हमारे अतिथि वक्ताओं का आभार मानता हूं, और हमारे जो संयोजक डॉक्टर रमेश तिवारी जी, कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे श्री रमेश सैनी जी, और हमारे बीच में जितने वक्ता और श्रोता यहाँ सभी उपस्थित है, सभी व्यंगकार मित्र है, अग्रज है, सभी को मेरा नमस्कार। और कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। अगले हफ्ते 50वीं कड़ी रहेंगी स्वर्ण जयंती की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित रहे तो और अच्छा होगा, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ सभी से। धन्यवाद।